हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, क्लास अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग। और क्लास देखते हैं क्या है आप लोगों का फुल मॉक टेस्ट में स्कोर और कैसी आपकी तैयारी चल रहा है वो लोग। चलिए सभी लोग आ जाइए, क्लास देखते हैं। जल्दी से सभी लोग आ जाइए लाइव, सभी लोग आ जाइए लाइव। चलिए क्वेश्चन लगाने शुरू कीजिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन है और मैं एक बार कमेंट आप लोगों का खोल लूँ। बस बस बस, चलिए सभी लोग आ जाइए। तो क्वेश्चन पहला आपके सामने है और ये फुल मॉक टेस्ट 3 है। महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य था। देखिए, महावीर स्वामी जी का जो प्रथम शिष्य था ना, वही महावीर स्वामी जी का सबसे ज्यादा विरोधी था। ये का था? इनकी दामाद, इनका दामाद था, इनके दामाद ही था। कौन था भैया? जमाली था। तो इनके पुत्री का नाम क्या होगा? प्रियदर्शना नाम हो जाएगा, ठीक ना। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था और उसके जो हस्बैंड थे वही सबसे बड़ा इनका विरोधी भी थे। और वही, अब क्वेश्चन लगाइए, अब ज्यादा बात नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन लगाइए आप लोग। राधे राधे, हरे कृष्णा सभी को। चलिए गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए क्वेश्चन लगाने अब शुरू कीजिए। अब क्वेश्चन लगाइए, ज्यादा समय ना व्यतीत करना। आप लोगों के पास भी समय नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। पक्का पूछेगा इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली जिला। वैशाली जिला भी किसे कहा जाता है? आपको हाजीपुर जिला को, ठीक ना। हाजीपुर मुख्यालय होगा उसका। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। पावापुरी, नालंदा पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये अपने घर त्याग किए थे किस उम्र में? इन्होंने घर त्याग किया था 30 वर्ष की उम्र में। और इन्होंने, आप देखिएगा, टोटल 12 वर्ष तपस्या किया था। और टोटल 42 वर्ष की उम्र में देखिएगा इनका क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। और 72 साल की उम्र में, यानी 72 साल में ये मर गए थे, यानी इनका निर्वाण प्राप्त, महापरिनिर्वाण हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था, ठीक। इस तरीके से जमाली हो जाएंगे इनका दामाद, जो कि सबसे ज्यादा विरोध करे थे और सबसे पहला शिष्य भी हो जाएंगे। जैन धर्म के वे 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थकर थे और रियल थे, यानी वास्तविक माने जाते हैं। रियल तीर्थकर थे। पांचवा महापर्व जोड़ते हैं ब्रह्मचर्य को, किसे? महावीर स्वामी ही जोड़ते हैं। और याद रखिएगा, जैन धर्म के पहला जो तीर्थकर हो जाएंगे वो ऋषभ देव थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछता है आपका, ये हो जाएगा। और 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। तो आपको 23वां तीर्थकर भी याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान आया था। फैयान बहुत प्राचीन काल में आपको आता है, चीनी यात्री फैयान। और फैयान जो आता है ये किसके शासनकाल में आपको करता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। और विक्रमादित्य के ही समय में देखिएगा, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उपाधि धारण किए थे। इन्हीं के समय में देखिएगा आते हैं कौन? आपको फैयान आते हैं। इसे याद रखिएगा, इन्हीं के समय में फैयान आते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। श्रीगुप्त जो हो जाएंगे ये संस्थापक हो जाएंगे। किसका? आपको देखिएगा, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो हो जाएंगे, संस्थापक ये हो जाएंगे श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, क्योंकि श्रीगुप्त के बाद इनके बेटा आते हैं घटोत्कच। घटोत्कच के बाद आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं, जो कि क्षेत्र विस्तार भी करते हैं, चांदी के सिक्का भी चलाते हैं और ये अपना क्षेत्र भी विस्तार करते हैं। ये देखिएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट। रियल वाले पूछे आपको, गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएंगे। आपसे पूछे कि गुप्त वंश के संस्थापक मात्र पूछे, वो हो जाएंगे श्रीगुप्त। आपसे पूछे कि आपका यहाँ पर रामगुप्त है, मैंने समझा कि समुद्रगुप्त दिया हुआ है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? आपको नेपोलियन कहा जाता है, भारत के नेपोलियन कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन यात्री आया था? फैयान आया था। और मेगास्थनीज किसके समय में आया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, जिसने इंडिका बुक लिखा था। मेगास्थनीज लुकस निकोटर का राजदूत हुआ करता था। वो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। सल्तनत काल के सिक्के टांका, ससगनी और जीतल किसके बने होते थे? यानी टांका, ससगनी और जीतल सल्तनत कालीन सिक्के चलाए गए थे इल्तुतमिश द्वारा, क्योंकि इल्तुतमिश सिक्का भी चलाता है और इल्तुतमिश जो है आपको दिल्ली को राजधानी भी बना लेता है। इसलिए दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। जबकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो इस तरीके से इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखो, टांका किसका बना होता था? चांदी का बना होता था। ससगनी चांदी का बना होता था। और जीतल किसका बना होता था? तांबा का। तो एक तो या तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है या तो तीनों
क्लू दे सकता है कि चांदी का किसका बना होता था, टंका बना होता था, चांदी का आप देखिएगा ससगनी बना होता था, और चीतल किसका बना होता था, तांबा का बना होता था। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। और ये किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था। ये किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था, इसे भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये देखिए दिनार जो हुआ करता था ना वो सोना का हुआ करता था। दिनार जो मुद्रा हुआ करता था ये सोना का था, सोना का मुद्रा हुआ करता था, इसे भी याद रखिए आपसे क्वेश्चन पूछे तो। चलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा। सबसे प्राचीन काल में पूछे कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया था, सोने के सबसे शुद्ध सिक्के किसने चलाया था, आपसे क्वेश्चन पूछेगा शुद्ध सिक्के किसने चलाया था, ये कुषाणों ने चलाया था, कुषाण वंश के कुषाण ने चलाया था। लेकिन सबसे अधिक सोने के सिक्के सबसे अधिक पूछे तो ये गुप्तों ने चलाया था, गुप्त वंश के शासकों ने चलाया था। सांकेतिक सोने के सिक्के सबसे पहले या शीशे के सिक्के किसने चलाया था, सातवाहनों ने चलाया था। ठीक, चलिए सल्तनत काल के सिक्के जो हो जाएंगे इसके आंसर आप लगा लिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, और दिल्ली सल्तनत के लास्ट जो आपको आता है समय वो 1526 आता है, जिसमें देखिएगा बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार देता है और बाबर जो है यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, इसे सहिष्णुता के कारण, इसके सहिष्णुता के कारण एकदम श्योर है ये क्वेश्चन पूछेगा, एकदम श्योर है तुमको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, चारों ऑप्शन दिया रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट किया है, बार बार रिपीट करता है, बराबर क्वेश्चन पूछता है। कश्मीर के अकबर किसे कहा जाता है, सुल्तान जैनुल अबदीन को कहा जाता है। सुल्तान जैनुल अबदीन जो हो जाएंगे इसे कश्मीर का अकबर से कंपेयर किया जाता है, यानी इसे कश्मीर का अकबर इसलिए क्योंकि ये भी अपने सहिष्णुता के लिए जाना जाता था, यानी सभी धर्मों को सम्मान करता था। इस तरीके से इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगा लेते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा। 1857 की क्रांति आप लोग जानते हो, 1857 की क्रांति जो हुआ था ये बहुत मतलब इसका बहुत से कारण होगा, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, बहुत से। लेकिन तत्कालिक कारण अगर पूछे तो कारतूस था, चर्बी वाला कारतूस था। कौन था, चर्बी वाला कारतूस, कौन था, चर्बी वाला कारतूस था, ये भी याद रखिएगा। और ये जो सबसे पहले ये जो मना करते हैं चलाने के लिए वो मंगल पांडे मना करते हैं, और फिर उनको मारते भी है अपने अधिकारी को, और फिर उनको फांसी दे दिया जाता है। फिर देखिएगा मेरठ से लोग जाते हैं, सैनिक विद्रोह करते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं, और बहादुर शाह द्वितीय को अपना राजा घोषित कर देते हैं, जबकि उनका उम्र 80 साल से अधिक हो चुका था। तो उनका एक सेनापति था बख्त खां, जो बख्त खां इसका आपको देखिएगा नेतृत्व करता है। और जब अंग्रेज आता है सब हडसन, तो आप देखिएगा कि वो आपको इनके बेटा जो है, तीनों बेटा को मार देता है, यानी कि गोली से मार देता है। और ये किस समय हुआ करता था, ये आपको कैनिंग के समय में हुआ कर रहा है। कब हुआ करता है, ये कैनिंग। लेकिन ये बीज किसका बोया हुआ था, वो डलहौजी का। डलहौजी राज्य का हड़प नीति लाया था, जिस कारण से बहुत से जमींदार दुखी थे, उनका जमीन छीन लिया गया था और गोद लेने की प्रथा भी खत्म कर दिया गया था। सो कैनिंग आता है देखिएगा 1856 में ही आता है, और कैनिंग आते आते विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था उसे लीगलाइज कर देता है, यानी लागू कर देता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लीगलाइज कौन करता है, कैनिंग करता है 1856 में, ये भी याद रखिएगा। और इसी के बाद देखिएगा इसी के समय में 1857 में क्रांति होता है, और इसी के बाद देखिएगा 1858 का एक्ट आता है, और इस एक्ट में क्या किया जाता है, जो कैनिंग हुआ करता था उसे अब गवर्नर जनरल ना बनाकर भारत का वायसराय बना दिया जाता है। यानी अब ये कौन सा पोस्ट बन जाएगा, वायसराय का। और उसी समय भारत के सचिव का भी एक पोस्ट किया जाता है, भारत सचिव जो होता है इसके पोस्ट को आपको क्रिएट किया जाता है, भारत सचिव का। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। और उस समय महारानी के नाम से शासन करने शुरू कर देता है सब, और महारानी का पत्र जो है 1858 में इलाहाबाद से पढ़कर सुनाता है, यही कौन, आपको कैनिंग। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज को तत्कालिक राजधानी बनाया गया था उस समय विद्रोह को दबाने के लिए। विद्रोह का प्रतीक जो हुआ था आपको चपाती हुआ करता था और कमल हुआ करता था, और भी बहुत से बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से ये देख लेते हैं कि बेलजली जो है सहायक संधि के लिए जाना जाता है। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने इससे सहायक संधि किया था। डलहौजी हड़प की नीति के लिए जाना था, सबसे पहले सतारा, महाराष्ट्र वाला सतारा को हड़पा था, और लास्ट जो था अवध था कुशासन का रूप लगाकर हड़पा गया था। किसके समय में क्रांति हुआ था, कैनिंग के समय में क्रांति हुआ था। इस तरीके से आप देखिएगा मिंटो द्वितीय को आप लोग जानते हो, 1909 का अधिनियम मार्लो मिंटो के सुधार के नाम से जाना जाता है। आपको पृथक सांप्रदायिकता जो आया था, असल में ये सुधार ना होकर ये बहुत बड़ा विभाजन का नीति था। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर आपका सी लगाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा 6 नंबर। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी देखिएगा अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में देखिएगा नव हिंदुवाद न्यू हिज्म कहा जाता है। ये आप देखिएगा 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन संसद में भी भाग लिए थे। 19वीं सदी कहने का मतलब समझते हो क्या होता है, 19वीं सदी कहने का मतलब होता है कि 1800 से बाद, यानी 1800 ईस्वी के बाद और 1900 से पहले, ये होता है 19वीं सदी। जैसे हम लोग अभी बोलते हैं हम लोग कौन सी सदी में है, 21वीं सदी में है। क्यों, क्योंकि हम लोग 2000 से स्टार्ट कर चुके हैं, 2000 के बाद से 2000 अभी चल रहा है 25, तो 2025 से लेके लास्ट तक जब चलेगा। अच्छा, धुंधला आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कुछ, बस आपको कुछ समय के लिए है, तुरंत वो ठीक हो जाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। आपको याद रखिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक हो जाएगा जल्दी। वो
क्या हुआ ना कि जैसे मौसम बदल रहा है ना, तो मौसम जब काफी बारिश होने लगता है तो वो थोड़ा उसमें धुंधला हो जाता है। बाकी ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। थोड़ा तो एडजस्ट कीजिए, हम जैसे एडजस्ट कर रहे हैं आप भी एडजस्ट कीजिए। चलिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आप देखिएगा, मेरा आज बहुत खराब गला था, गला बहुत खराब हो गया था, आवाजें निकल रहा था, चूना लगा लगा कर आदमी गुड़ खा खा कर आवाज निकल रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ये कौन हो जाएंगे? न्यू हिंदुइज्म के आपको देखिएगा संस्थापक हो जाएंगे आपको विवेकानंद। और विवेकानंद के जन्म तिथि पर हम लोग क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, और 12 जनवरी को हम लोग युवा डे मनाते हैं, यानी नेशनल युवा डे हम कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। और देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में देखिएगा परमहंस आपको देखिएगा, यानी इनका रामकृष्ण परमहंस के नाम से आपको इनके आपको गुरु हुआ करते थे ना, तो आपको देखिएगा एक आपको संस्था भी बनाते हैं ना। चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी कौन हो जाएंगे? वो आपके राष्ट्रीय गीत के रचयिता हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय के समय ही 1829 में देखिएगा सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, और ये भारत के पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। चलिए, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। अभी दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि स्वामी विवेकानंद ने कहां पर आपको धर्म संसद सम्मेलन में भाग लिया था? 1893 में आपको शिकागो धर्म संसद सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसे भी देखिएगा। चलिए, वो खुद ही 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, वो खुद ही 5 मिनट में खत्म हो जाता है, चिंता मत कीजिए, मैं पढ़कर क्वेश्चन सुना रहा हूं, ठीक। चलिए, 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? जब इनसे लास्ट इनसे जेल में, यानी इनको गोरखपुर जेल में से देखिएगा लास्ट जब लखनऊ से गोरखपुर जेल में लाया जाता है 7 दिन पहले, और 7 दिन पहले लाया जाता है, और फिर इनसे पूछा जाता है कि आपकी क्या इच्छा है? तो ये कहते हैं कि अंग्रेजों का विनाश हो, यानी साम्राज्यवाद का विनाश हो, यही मेरा आखिरी इच्छा है। राम प्रसाद बिस्मिल देखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुआ था गोरखपुर जेल में, और ये 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था ना, अगस्त 9 1925 को, ये कांड के लिए इनको देखिएगा, जबकि अब नाम बदल चुका है, काकोरी कांड का नाम बदल कर रख दिया गया है काकोरी आपको ट्रेन एक्शन। तो ये जो हुआ था इसमें आप देखिएगा इनको फांसी दिया गया था, और ये किसके द्वारा कहा गया है? राम प्रसाद बिस्मिल का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। गोरखपुर जेल में इनको फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होगा आईएनसी हो जाएगा, इसकी स्थापना कब होता है? बराबर क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। 28 दिसंबर को होता है, 28 दिसंबर 1885 को होता है। और इसकी स्थापना होता कहां है? तेजपाल संस्कृत विद्यालय में सबसे पहली बैठक हुआ था, मुंबई में होता है। ये भी याद रखिएगा। ये कि स्थापना करता कौन है? एलन ऑक्टोबियन हुम द्वारा किया जाता है। एलन ऑक्टोबियन हुम जो होता है इसकी स्थापना करता है, और बोमेश चंद्र बनर्जी आपको सबसे पहले प्रतिनिधित्व करते हैं आपको मुंबई प्रतिनिधित्व का, और 72 लोगों ने सबसे पहले भाग लिया था। अब जो 1912 का जो हुआ था इसके द्वारा चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था, इसे कहा जाता है गया अधिवेशन। ये बिहार के गया अधिवेशन कहा जाता है, चित्तरंजन दास द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि 1939 के बाद देखिएगा जब इस्तीफा दे देते हैं कौन भैया? आपको सुभाष चंद्र बोस, तो उसके बाद जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1912 में भी बिहार में अधिवेशन हुआ था। 1912 में बांकेपुर अधिवेशन, आप कह सकते हो पटना अधिवेशन, पटना अधिवेशन जो हुआ था 1912 में, जिसमें आपको मधुलकर साहब ने आपको अध्यक्षता किया था, ठीक है, आर.एन. मधुलकर साहब ने इसकी अध्यक्षता किया था, और उसी समय बिहार भी अलग आपको बंगाल से होकर बना था। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। मीन कैंप होगा यहाँ पर, मीन कैंप किसका लेखक हो जाएगा? थोड़ा आपको एडजस्ट कीजिए, जल्दी सही हो जाएगा आपका। मीन कैंप जो है ये किसके लिखे हुआ होगा? चलिए बताइए, मीन कैंप किसका लिखा हुआ है? थोड़ा तो धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है इतना कि क्वेश्चन कर सकते हैं, तो बहाना मत बनाइए, प्लीज क्वेश्चन कीजिए। मैं आप लोगों का बात समझ सकता हूं, आप लोग का बात मैं समझ सकता हूं, लेकिन प्लीज आप लोग भी बात को समझिए कि अब अगर समय नहीं मिलता है, धीरे धीरे वो कम हो रहा है, धीरे धीरे देखिएगा कि धुंधलापन कम हो रहा है, वो 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग को क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिए। मीन कैंप के लेखक कौन हो जाएंगे? मीन कैंप के लेखक हो जाएंगे हिटलर। हिटलर जब जेल में थे तो मीन कैंप की स्थापना किए थे। हिटलर जो है यहूदी का सबसे बड़ा दुश्मन था, यह राष्ट्रवाद जो था इसे ज्यादा बल देता था, यानी देखिएगा कि सबसे बड़ा आपको, तो ये देखिएगा मीन कैंप जो होगा आपको हिटलर का लिखा हुआ बुक है। और ये देखिएगा 1939 से 45 के बीच में जो आपको युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी का प्रतिनिधि जो किया था, इसने ही किया था, लास्ट में ये अपने आप को गोली मार लेता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा हिटलर, जिसे फ्यूरर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? फ्यूरर के नाम से। ये फासिस्ट नेता होता है, ये भी याद रखिएगा। और मुसोलिनी कहाँ का फासिस्ट नेता होता है? मुसोलिनी तो आपको फासिस्ट नेता होता है इटली का होता है, इसे भी याद रखिएगा। बिस्मार्क कहाँ के थे? ये भी बिस्मार्क जर्मनी के थे, लेकिन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं, यानी इकट्ठा करने के लिए। जर्मनी को बर्बाद करने के लिए कौन जाना जाता है? हिटलर जाना जाता है। चलिए आगे चलते, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या होता है? शीत युद्ध का अभिप्राय क्या होता है ये आपको बताना है। पूर्व और पश्चिम के बीच में तनाव होता है, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के वैचारिक दुश्मनी होता है, महाशक्तियों के बीच में तनाव
तनाव होता है। देखिए शीत युद्ध उस युद्ध समय का कहा जाता है जब ये 1960 में देखिएगा, 1960-62 में देखिएगा, ये शीत युद्ध का दौर एकदम चरम पर था, जब क्यूबा में ले जाकर आपको रसिया देखिएगा, यानी सोवियत संघ जाकर आपको क्यूबा में ले जाकर मिसाइल तैनात कर देता है, एटॉमिक मिसाइल तैनात कर देता है। तो उस समय देखा जा रहा था कि आपको यूएसएसआर और अमेरिका दोनों के बीच में युद्ध हो सकता है, युद्ध हो सकता है, लेकिन युद्ध हुआ नहीं, यानी युद्ध होने की संभावना बना रहता है, युद्ध होता नहीं है, बातों का तिछड़वार होता है, बातों से लोग एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन कभी भी युद्ध हो सकता है ऐसा संभावना बना रहता है। और ये जो शीत युद्ध का दौर था इसमें पूर्व और पश्चिम की ओर तनाव था। पश्चिम की ओर आप देखिएगा पश्चिमी देश यूरोपीय देश थे, पूर्व की ओर यूएसएसआर वाले देश थे। पूंजीपति और साम्यवादी, पूंजीपति जो हो जाएंगे आपको यूरोपीय देश हो जाएंगे, अमेरिका हो जाएगा, साम्यवादी आपको देश हो जाएगा रसिया, उसके साथ जो भी आपको एल्चा बेल्चा था उसका। महाशक्ति के बीच जो तनाव था, यानी बड़े बड़े दो महाशक्ति थे, पूर्व और पश्चिम, यानी अमेरिका वाला और यूएसएस वाला दो महाशक्ति था, तो यानी सभी के सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। इसे शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध का अभिप्राय आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? भारत के सुदूर दक्षिण में देखिएगा इंदिरा पॉइंट। आप सभी को पता है कि आज हिंदी वाला होने वाला है, हिंदी आपको देखिएगा मैम का क्लास होने वाला है 7 बजे। 7 बजे आपको टोटल 200 प्लस एमसीक्यू रहेगा, उसमें देखिएगा फिर पीवाई क्वेश्चन भी रहेगा आपको वन लाइनर के रूप में, ये सभी के सभी क्वेश्चन कराया जाएगा। और टोटल 21 चैप्टर का आपका देखिएगा थ्योरी रहेगा, 21 चैप्टर आपको खत्म कराया जाएगा। सो मैं बोलूंगा 7 बजे जरूर आप लोग हाजिर हो जाइएगा, अपना जो है 8 नंबर मार्क्स जो है फिक्स करने के लिए, 8 मार्क्स फिक्स करने के लिए आप लोग जरूर हाजिर हो जाइएगा। 8 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा एक ही वीडियो से और एक ही क्लास से, तो आपका हिंदी वाला पूरा का पूरा झंझट खत्म हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपका हिंदी का गलत हो रहा है वो आपको कभी गलत नहीं होगा। भारत के सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट कहां पर है? सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट आप देखिएगा, भारत की अगर हम स्थिति इस तरीके से ड्रॉ करें तो भारत के आप देखिएगा यहाँ पर आपको एक पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या नहीं पड़ता, यहाँ पड़ता है इस तरीके से पड़ता है अंडमान निकोबार, और इसी में सबसे दक्षिण वाला बिंदु जो हो जाएगा इसे कहा जाता है क्या भैया? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। पहले इसका पार्सन पॉइंट नाम होता था, और जस्ट इसके नीचे आपको गुजरा होता है भूमध्य सागर। तो ये देखिएगा इंदिरा पॉइंट और भूमध्य सागर के बीच में आपको दूरी पूछता है, वो कितना है? 876 किलोमीटर होता है, इसे भी याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट और भूमध्य सागर के बीच में तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो जाएगा आपको? इंदिरा पॉइंट। वो कहां पर स्थित है? यह है ग्रेट निकोबार में, यानी आपको कौन हो जाएगा? बड़ा निकोबार में स्थित है। किसमें है? बड़ा निकोबार में स्थित है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इसका सबसे ऊंची चोटी जो है, ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार का सैंडल पीक है। क्या है? सैंडल पीक। सैंडल पीक इसे कहा जाता है। इसकी लंबाई 732 मीटर होता है। इसकी लंबाई क्या है? 732। और ये है कहां पर? आपको सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर आपका सी हो जाएगा, सी। अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। कितना डिग्री? 10 डिग्री चैनल पाया जाता है अंडमान निकोबार के बीच में। ये हमारा देखिएगा जो सबसे बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, आपको जो आपको होता है ना द्वीपीय जो राज्य आपको कहा जाता है उसमें सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर आपका सी हो जाएगा, सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप तो ये भी याद रखिएगा, सबसे आपको चारों पॉइंट के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, चारों पॉइंट के बारे में याद रखिएगा। चलिए देखिए, ये देखिए मुख्य भूमि का जो हमारा पॉइंट है ना वो कन्याकुमारी है, और ऊपर वाला जो पॉइंट है लद्दाख में स्थित है उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा कोल। कोल पॉइंट नहीं, कोल। पॉइंट तो एकदम यहाँ हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर स्थित हो जाएगा। ठीक, ये कन्याकुमारी हो जाएगा, और इंदिरा कोल के बीच में आपको 3214 किलोमीटर की दूरी है। कितना है? 3214 किलोमीटर की दूरी है, यानी आपको उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई। पूरब में पड़ जाता है तुम्हारा क्या? सरक्रिक है, और आपको देख माफ करना, पश्चिम में तुम्हारा क्या पड़ जाता है? सरक्रिक जो होता है ये गुजरात में स्थित है। कहां पर है? सरक्रिक गुजरात में स्थित है। और आपको किबुथु कहां पड़ जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। किबुथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाता है, और इसके बीच की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। इसे भी याद रखिएगा, जो बोल रहा हूं उसे याद रखिए, आपसे क्वेश्चन बनता है। इसे सरक्रिक भी कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? गुहार मोती भी कहा जाता है। गुहार मोती भी यहीं पर आपको पड़ता है, गुजरात में सबसे पश्चिमी पॉइंट, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये सब। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी न्यूनतम है? ये बताइए सबसे न्यूनतम श्रेणी इनमें से कौन सी है? बहुत भी वीआई क्वेश्चन है, अगर बढ़िया सब पढ़े होंगे तो जरूर लगाएंगे, तुक्काबाजी चलते होंगे तो नहीं लगा पाएंगे। देखिए धीरे धीरे खत्म हो चुका है धुंधलापन पूरी तरीका से। कैमरा का लेंस साफ नहीं करना है, कैमरा का लेंस ऊपर से नहीं खराब है, अंदर से आपको उसमें पानी आ जाता है। ठीक ना? सो डोंट वरी, आपको सही हो जाएगा। बस अब 5 मिनट और, 5 मिनट में ये पूरा का पूरा सही हो जाएगा। कैमरा का लेंस नहीं खराब है, हुआ लेंस खराब होता तुरंत सही कर देते हैं। क्वेश्चन लगाओ यार, इसमें क्वेश्चन लगाओ, बात मत करो प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत कम समय आप लोगों के पास भी बचा हुआ है। आप लोग अभी का समय को अगर अच्छे से यूटिलाइज नहीं करिएगा तो बहुत अफसोस होगा आप लोगों को। ठीक, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी न्यूनतम है? अरावली श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, हिमाचल श्रेणी, पूर्वी घाट। तो न्यूनतम क्या हो जाएगा? सबसे नया सबसे कौन हो जाएगा? हिमालय श्रेणी हो जाएगा। आप कहोगे सर जी नया हिमालय श्रेणी है जो विश्व के सबसे लंबा श्रेणी है? एकदम आपको विश्व के सबसे ऊंचा श्रेणी कौन हो जाएगा? विश्व के सबसे ऊंचा श्रेणी हो जाएगा हिमालय श्रेणी। और ये आपको ब्लॉक
फोल्ड माउंटेन है। कौन सा? फोल्ड माउंटेन। अभी भी इसकी लंबाई बढ़ रहा है ना, 8,848.86 इसकी जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। लेकिन दिन प्रतिदिन देखिएगा ये बढ़ते चला जा रहा है। 86 मीटर इसकी आपको ऊंचाई पड़ता है, लेकिन दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, ये बढ़ते चला जा रहा है। ये नेपाल में पड़ता है, नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। और हिमालय की चोटी होता है सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और ये युवा है, युवा सबसे युवा पर्वत में आपको पूछे तो हिमालय आ जाता है। फोल्ड माउंटेन अभी भी बढ़ रहा है। जैसे यूरेशियन प्लेट आपको देखिएगा कि यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से टकरा रहा है, तो यूरेशियन प्लेट सबडक्ट हो रहा है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है, और आपको इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो एक बलित पर्वत बढ़ रहा है। बलित पर्वत कौन बन रहा है? आपको हिमालय। हिमालय एक बलित पर्वत और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, यहाँ पर एक टेठी सागर हुआ करता था, टेठी सागर का अवशेष ही आपको बना हुआ है। कौन? हिमालय बना हुआ है। अरावली कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में अरावली पड़ता है। आपको देखिएगा ये सबसे पुराना हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत भारत में कौन हो जाएगा? आपका अरावली हो जाएगा। इसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो विंध्याचल पर्वत देखिएगा आपको बिहार में भी आता है, इसका एक श्रेणी बिहार में भी आता है, और वो होता है कैमूर के श्रेणी। उसे क्या कहा जाता है? कैमूर के श्रेणी कहा जाता है विंध्याचल पर्वत का। पूर्वी पश्चिमी घाट किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है पूर्वी घाट, और इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री घाट भी कहा जाता है, और पूर्वी घाट को कोरोमंडल घाट भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते, इसका आंसर क्या हो जाएगा पर आपका? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित आपको नहीं है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? युग्म दिया है, इसको सही सुमेलित करना है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है कि नहीं है? चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिपकिला हिमाचल प्रदेश में दिया है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में दिया है, नाथुला में, नाथुला सिक्किम होगा। नाथुला क्या होगा? सिक्किम होगा। नाथुला कहां होगा? सिक्किम होगा, ये भी याद रखिएगा। नाथुला सिक्किम होगा। नाथुला में दो पाया जाता है। जो जिला देखिए जम्मू कश्मीर में, जिलापला पूछे तो भी सिक्किम में, ठीक ना। जिलापला और नाथुला दोनों आपको सिक्किम में पड़ता है, मेघालय में नहीं पड़ेगा, सिक्किम में पड़ेगा। अच्छा बताइए कि जो जिला कहाँ है आपको? जो जिला जम्मू कश्मीर दिया है असल में ये लद्दाख में है, लद्दाख में। लेकिन जब है ही नहीं ऑप्शन तो हम कहां से लगाएंगे? ठीक, यानी पुराना क्वेश्चन है तो है ही नहीं ऑप्शन तो हम ठीक लगाए। हम लोग को डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कौन सा क्वेश्चन गलत है भैया। सी, नाथुला जो है आपको सिक्किम में है, डायरेक्ट आंसर लगाइएगा। नाथुला कहां पर है? सिक्किम में है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। टोड्डा जनजाति मुख्यतः कहां निवास करती है? टोड्डा जनजाति आप सभी को पता होना चाहिए, बार बार तुमको रटवाता हूं। टोड्डा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी में मिलती है, और नीलगिरी की पहाड़ी कहां मिलेगी? तमिलनाडु में मिलेगी। यानी आपका क्वेश्चन पूछे कि नीलगिरी की पहाड़ी में कौन सी आपको जनजाति मिलती है? टोड्डा जनजाति। नीलगिरी की पहाड़ी आपको पता होना चाहिए। बीच से अब देखिएगा कि ये जो आपको जय मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें सबसे पहला आपको क्षेत्र जो आपको ऐड किया गया था वो आपको नीलगिरी की ही पहाड़ी था। और नीलगिरी की पहाड़ी वहां पर है जहां पर आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलता है, और यहीं पर क्या होता है? टोड्डा जनजाति पाया जाता है। टोड्डा जनजाति में मैंने ये भी बताया था, इसमें बहुपति विवाह की प्रथा है, यानी कि आप देखिएगा एक पत्नी जो है बहुत से पति रखते हैं, यह प्रथा आपको टोड्डा जनजाति में देखने को मिलता है। इस तरीके से ये तमिलनाडु में पड़ेगा, तमिलनाडु वाले नीलगिरी की पहाड़ी में। और नीलगिरी की पहाड़ी आपको पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन होता है, और वहीं पर आपको पाया जाता है चंदन की लकड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछे चंदन की लकड़ी में कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक वाला नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा। वैसे नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों में फैला हुआ है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछते तो क्या लगाओगे? वो होता है दोदा बेटा। दोदा बेटा होता है जिसकी लंबाई होता है लगभग 2636 मीटर होता है दोदा बेटा का। और सबसे ऊंची चोटी जो होता है वो अनाईमुड़ी होता है। क्या होता है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी की आपको पूछे लंबाई कितना होता है? अनाईमुड़ी की लंबाई जो होता है वो होता है आपका 2695 मीटर। 2695 मीटर, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? आपका दोदा बेटा, जो कि आपको अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सूची को दिया है, सूची को मिलान करना है। सूची दिया है, सूची को मिलान करना है, यानी नदी दिया है और नदी का आपको निकलने वाला स्थल दिया है, कहां से कौन नदी निकलता है। ऊपर का लाइट बंद कीजिए सर जी, क्वेश्चन देखने में दिक्कत हो रहा है। अरे तुरंत खत्म हो गया, 2 मिनट और इंतजार करो, एकदम खत्म हो गया। वो लाइट के चलते नहीं हो रहा है, वो अंदर पानी हो गया। देखो क्या होता है ना, जब रूम में पानी आता है, देखिएगा बारिश कल हुआ था तो मैंने रूम खोल कर सो गया था, यानी कि रूम का पूरा पूरा दरवाजा खोल दिए थे और सो गए थे इसे, तो फिर उसके चलते ये सब हुआ है। सुबह क्लास कराया नहीं है, सुबह क्या हुआ था, आवाज ही फंस गया था, तो जिस कारण से देखिएगा कि आपको वो चीज है वो खत्म हो जाता है। वो प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा ठीक है, प्रॉब्लम बस होता है क्षणिक समय के लिए होता है, आप सभी जानते हैं। वो लाइट से नहीं है, लाइट तो लाइट बंद जैसे ही होगा हम तो मतलब अब दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक ना, तो हम एकदम सीधे अफ्रीका वाले हो जाएंगे। चलिए, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन निकलेगा? कावेरी निकलेगा, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। वेरिनाग स्रोत से कौन निकलेगा? झेलम निकलेगा, जम्मू कश्मीर में दिखिएगा, फिर जाकर सिंधु में मिल जाता है। महाबलेश्वर से दिखिएगा कौन निकलेगा? कृष्णा नदी निकलेगा, आपको देखिएगा महाबलेश्वर पड़ता है महाराष्ट्र में, कृष्णा नदी जाकर आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। छोटा नागपुर पठार से कौन निकलेगा? स्वर्णरेखा निकलेगा झारखंड में, और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इस तरीके से सभी तो मिलान सही किया गया है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल क्या होती है? खरीफ फसल वो होती है जो कि बरसात के साथ शुरुआत होती है, यानी मानसून आता है वो शुरुआत होने लगती है। अभी के महीना में देखिएगा, जैसे अभी मानसून आता है, अभी मानसून आता है कब? तो जून के फर्स्ट वीक में आपको देखिएगा साउथ वाला मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे कहा जाता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून किसे कहा जाता है? इस तरीके से ये सबसे अधिक बारिश करता है। इसका दो शाखा होता है, एक अरबियन सी वाला, एक बंगाल की खाड़ी वाला शाखा हो जाता है। तो आप देखिएगा इसके जैसे ही आता है तभी आपको क्या होने लगता है? खरीफ का फसल बोने जाने लगता है, यानी बुआई होने शुरू लग जाता है आपको, खास करके इसका खास कर देखिएगा धान का। तो इसके साथ देखिएगा तरबूज, चना, मक्का, ज्वार। तो चना नहीं हो जाएगा, चना तो रबी फसल हो जाएगा। चना हुआ आपका, जो तीसी हुआ, आपको देखोगे तोरी हुआ, आप देखोगे उसके साथ साथ क्या होता है आपका मटर हुआ, चना हुआ, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? रबी के फसल। गेहूं हुआ, ये सभी के सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ फसल के बाद ये होता है रबी फसल। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चना का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है आपको दलहन में उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये क्या है? 17 की 15 है? अच्छा 17 है, 17 क्वेश्चन नंबर 15 कहां से तो आ गया यहाँ पर। मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध होता है? CH4 मीथेन, इसे प्राकृतिक गैस कहा जाता है, नेचुरल गैस कहा जाता है, दलदली गैस कहा जाता है, कोला के खदान वाला गैस कहा जाता है, गाय भैंस के पगुराई वाला गैस कहा जाता है, धान के खेत वाला गैस कहा जाता है, इसे एक नेचुरल गैस कहा जाता है। ये कौन हो जाएगा भैया? तो मीथेन। देखो मीथेन समचतुष्फलकीय होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि मीथेन का कार्य कैसा होता है? समचतुष्फलकीय। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन लगा रहता है 4 गो, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कौन सा होगा? एल्केन हो जाएगा। ये एल्केन जो होता है सिंगल होता है, एल्कीन जो होता है डबल होता है, और आपको एल्काइन जो होता है ट्रिपल होता है। यानी एल्केन के लिए होता है CnH2n+2 फॉर्मूला होता है, और आप देखिएगा एल्कीन के लिए होता है CnH2n फॉर्मूला होता है, और आपको ट्रिपल के लिए एल्काइन के लिए होता है CnH2n-2। ये तीनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो एल्काइन हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा, एल्कीन जो हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, और एकल बॉन्ड बनाएगा आपको तो CnH2n+2 हो जाएगा। इस तरीके से मीथेन जो होता है, मीथेन का ये आपको देखिएगा समचतुष्फलकीय होता है, और ये हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से असत्य बताइए। ग्रह कितने अभी है? ग्रह अभी 8 है, 8 ग्रह है, क्योंकि प्लूटो को 2006 में देखिएगा आपको 52 ग्रह घोषित कर दिया गया। प्लूटो को क्या हो जाएगा? 2006 में 52 ग्रह घोषित कर दिया है। तो 8 है जो कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, तो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये ग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये प्रकाशहीन होते किंतु चमकते नहीं है, ये प्रकाशवान होते हैं भी चमकते हैं, ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं है, ये प्रकाशवान भी है और चमकते भी है। ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है, ये अप्रकाश होते हुए भी चमकते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि ये सन से लाइट लेते हैं। कहां से? सन से लाइट लेते हैं। ग्रह क्या करता है? सन से लाइट लेता है, और जिस कारण से वो चमकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो 15 में? अच्छा ठीक है, मतलब यहां पर हमने सोचा ये चीज होगा, आपको सामने सामने मिलाना है। भाई ये सब तो तुम लोग देख लिया करो यार, हद इंसान हो। ये सब तो तुम लोग देखा करो अपने से भी। इतना तो चना गई वो क्यों? मान लो हम बोल दिए कि सामने सामने सभी मिलान है, तो बाय द वे मान लो कि अगर बाय द वे मिस्टेक हो जाता है, ए लग रहा है, एक लग रहा है, मतलब कि मिस्टेक हुआ है, यानी जल्दीबाजी में हम चल रहे हैं, तो उसमें आपको ये हो गया है। बाकी तो सामने सामने ये ऑप्शन है। ठीक है, आप लोगों ने गलत क्या मतलब बताया, बहुत अच्छा किया है, आप लोग बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन फिर भी आप लोग ये चीज को थोड़ा देख कर चलिएगा। अगर बाय द वे मान लीजिए अभी तो मैंने कमेंट देखा तो आपको समझ में आ गया कि सर जी, बाकी आपको बाद में अपने से अगर नहीं हमको समझ में आता है तो आप समझिए कि वो ही मैं बता रहा हूं जो सामने सामने है। ठीक, एक प्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। ये क्या होते हैं? प्रकाशवान होते, ये अप्रकाशवान, यानी इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सनलाइट से चमकते हैं। किससे? सनलाइट से चमकते हैं, और सनलाइट जब आपको रिफ्लेक्ट होता है तब ये चीज दिखाई देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ग्रह उपग्रह का कोई अपना लाइट नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम होती है? सबसे अधिक देशों की संख्या किसमें मिलेगी? तो अफ्रीका में मिलेगी, लगभग 54 मिलता है। यूरोप में, एशिया में कितना मिलता है? लगभग 48 मिलता है। यूरोप में आपको समानता कहीं कहीं 50 देता है, लेकिन वो ऑफिशियल रूप से विकिपीडिया 44 बताता है। ठीक, इस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक इसमें होगी अफ्रीका में। अफ्रीका में टोटल कितने देश होते हैं? 54 होते हैं। यूरोप में टोटल 44 देश होते हैं। एशिया में टोटल 48 देश होते हैं। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। ये सेकेंड स्तर पर आता है, जनसंख्या के हिसाब से भी सेकंड स्थान पर आएगा, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सेकंड स्थान पर आएगा। फर्स्ट स्थान पर कौन आता है? फर्स्ट स्थान पर एशिया आता है, जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी पहला स्थान पर एशिया आता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपों की संख्या कितना है? 7 है, इसे याद रखिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया होता है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल अधिक देश है, 54 देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरेशिया किसे कहा जाता है? यूरेशिया माने जहां पर आपको यूराल पर्वत पाए जाते हैं। कौन सा पाया जाता है? यूराल।
यूराल आप कहिएगा सर ये कौन सा पर्वत है? ये एशिया को क्या करता है बउआ? एशिया को यूरोप को अलग करता है। एशिया को क्या करता है? यूरोप से अलग कर देता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहीं पर आपको यूरेशिया घास के स्थल पाया जाता है। इधर एशिया हो जाएगा, इधर यूरोप हो जाएगा। ये देखिएगा यूराल पर्वत हो जाता है और यहीं पर आपको घास के स्थल यानी एशिया और यूरोप दोनों के सम्मिलित स्थल पर जो पाए जाते हैं घास के स्थल, उसे यूरेशियन घास के स्थल कहा जाता है। और यूरेशियन घास का स्थल कौन इसमें हो जाएगा आपका पूछे तो? स्टेपिस। स्टेपिस जो हो जाता है यूरेशियन घास का स्थल होता है, यानी कि एशिया और यूरोप दोनों में पाए जाने वाले घास के स्थल को कहा जाता है। और इससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स नोट्स आप लोगों को दे रखा है। शॉर्ट्स नोट्स दे रखा था, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से लगा दीजिएगा। पेरिस कहाँ पाया जाता है? आपको अमेरिका में पाया जाता है। यानी पेरिस कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पेरिस वाला क्षेत्र को कहा जाता है आपको बास्केटबॉल कहा जाता है। यानी कि आप देखिएगा, माने बास्केटबॉल नहीं, ये बास्केट ऑफ ब्रेड कहा जाता है। बास्केट ऑफ ब्रेड यानी कि आपको कहोगे रोटी का डलिया कहा जाता है, ठीक ना? इसे भी याद रखिएगा। डाउन्स कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वेल्स कहां पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है ना। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेल्स कहां पाया जाता है बताओ? तो साउथ अफ्रीका में वेल्स पाया जाता है। चलिए इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, सी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21। एक किग्रा के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगा? सो देखो 1 केजी कोई पदार्थ है, 1 केजी, और उसको क्या करना है? 1 डिग्री सेल्सियस तक बनाना है, केल्विन तक। इस तरीके से केल्विन लिखो, ठीक ना? और ये पूछ रहा है कि 1 केजी का द्रव्यमान है, 1 केजी का द्रव्यमान है, तो 1 केजी का द्रव्यमान बढ़ाना है तो इसका यहाँ पर केजी यूनिट हो गया। और 1 केजी का आपको क्या होता है? द्रव्यमान का केजी का केजीएन होता है। 1 केजी को केजी लिख दोगे। 1 डिग्री सेल्सियस बनाना है, डिग्री के लिए केल्विन हो जाएगा तापमान। और इसमें ऊर्जा चाहिए तो यहाँ जूल, ये इसका यूनिट होता है। यूनिट याद करने का तरीका होता है, ठीक। ऊर्जा दे रहा है, सबसे पहले ऊर्जा जूल हो जाएगा, उसका प्रति हो जाएगा, प्रति केजी। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट कितना होता है? केल्विन। तो जूल प्रति केजी केल्विन जो होता है इसका यूनिट होता है। मैंने यूनिट अभी आपको बताया, आंसर नहीं बताया, ठीक। अब पूछ रहा है कि 1 किग्रा पदार्थ के तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हमको ऊष्मा चाहिए, और ऊष्मा की मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो ऊष्मा जो चाहिए एक आपको, वो चाहिए, उसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिष्ट ऊष्माधारिता। आखिर है का सर ये चीज? 1 केजी को कोई पदार्थ हो, उसको गर्म करना है तुमको 1 डिग्री सेल्सियस तक, तो तुमको कुछ तो उसमें ताप देना होगा, कुछ तो ऊष्मा देना होगा, और वही जो ऊष्मा होता है वही होता है तुम उसका विशिष्ट ऊष्माधारिता। वही क्या होता है? उसका विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ओके, तो जो क्वेश्चन आ गया देख लो। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए आपको देता है। बाय द वे मान लो कि तुम्हारा ये हो गया, तुम्हें हो गया ये, ठीक। ये मान लो तुम हो गए, एगोड़े कान है तुम्हारा, अरे वो तुम्हारी लखनी हो गई, दो कान है कर बाल बना देते हैं। एक लाल तुरंत शादी करना, ठीक। एक लाल तो शादी करना है, अभी पेट नहीं निकला कर। एक लाल तो क्या करना है? शादी करना, ठीक। तो पसंद रहेगी तभी ना तुरंत से शादी करेगी। अब वो पसंदे तुरंत ना करेगी तो कहीं से शादी कर लेगी? तो ये बात ध्यान रखना कि पसंद होगी तभी शादी करेगी, बिना पसंद के नहीं। मान लेवे कि तू ये हो गए, कौन है में उत्तम सा, मान लो ये तुम हो, ये उत्तम सा है, और एगो उत्तमी है। उत्तम सा है, उत्तमी है, दोनों अलग अलग हो गई। अब बाई द वे मान लो कि ये पसंद कर रही है इसको, और ये पसंद नहीं कर रहा है, भाव में रह रहा है, तो जबरदस्ती थोड़ी ना शादी कर लेगी। या ये पसंद कर रहा है इसको, और वो कह रही है कि हम तुमको पसंद ना कर रहे हैं, तुम करिया हो, तो थोड़े ना शादी हो जाएगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, म्यूचुअल पसंद होना चाहिए, दोनों लोग पसंद कर रहे हैं, तब आर्टिकल 21 एक्टिव होता है। आर्टिकल एक्टिव कभी भी एक तरफा एक्टिव नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। शादी के लिए, विवाह के लिए ये जो होता है, दोनों के लिए सहमति चाहिए, सहमति, राजामंदी चाहिए, ठीक ना। तब जाकर कहीं ना कहीं आपको शादी हो पाएगा। तभी आप लोगों को शादी होगा तो आपका छोटा छोटा नुनुआ भी आएगा, आपका छोटा छोटा एक नुनुआ आ जाएगा, ठीक ना। हम दो हमारे दो, ये देखिएगा तभी हो पाएगा। ये कौन से आर्टिकल में दिया है? आपको दिया है, आपको जीवन की जो आपको जिंदगी की आपको जीने की स्वतंत्रता है उसमें दिया है, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद है। ये क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद है, बहुत बड़ा अनुच्छेद है, यह ध्यान में रखिएगा। इस अनुच्छेद के तहत राइट टू प्राइवेसी दिया गया था पुट्टा स्वामी केस 1917 में, माफ करना 1917 में, कहां चले गए, 2017 में पुट्टा स्वामी केस में आप देखिएगा राइट टू प्राइवेसी घोषित कर दिया गया, एक निजता का अधिकार, मूल अधिकार है। फिर इसमें देखिएगा शांतिपुर से सोने का अधिकार, खाने का अधिकार, हॉस्पिटलाइज होने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सभी के सभी आपको आर्टिकल 21 के तहत ही मिला हुआ है, ठीक। इस तरीके से देखिएगा आर्टिकल 21 जो होता है बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव में होता है, और अपना लखनी के पसंद की शादी जो होने वाला है ये आपको इसी के तहत आप कर सकते हो। हाँ, उसको भी तुम पसंद में आना चाहिए, ये नहीं कि खाली एक तरफा तुम पसंद कर लिए और वो पसंद नहीं कर रही है, तो फिर तुम्हारा जेल में बढ़िया से कुटाई होगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? ये बताइए, इसमें से कौन से निर्वाचक गण में नहीं है सम्मिलित?
अच्छे, तुम्हारा नाम ना बोल दी इसलिए मैसेज नहीं किए हैं। अरे चलो लगाओ क्वेश्चन। कभी तो पकड़ा होगे, कभी तो आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है। निर्वाचन गण, देखो निर्वाचन गण की व्यवस्था आपको आर्टिकल 54 में किया गया है। किसका? राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। जो प्रेसिडेंट के एक पद होगा उसकी व्यवस्था किया गया आर्टिकल 52 में। और याद रखिएगा प्रेसिडेंट जो होगा कार्यपालिका प्रमुख होगा, आर्टिकल 53 में इनका कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया। आर्टिकल 55 क्या कहता है? यह निर्वाचन की पद्धति कहा जाता है। निर्वाचन की पद्धति एकल संगणीय मत पद्धति, गुप्त मतदान द्वारा होता है, समानुपातिक पद्धति होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है ये आपको बता रहा है। तो लोकसभा के आपको नहीं होता है। देखिए पूछ रहा है कौन सा शामिल नहीं होता है। देखिए लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन राज्य के विधान परिषद का कोई सदस्य शामिल नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगी राज्य के राज्य के विधान परिषद जो 6 राज्यों में है, क्या उसका सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं? नहीं, ये नहीं शामिल होते। साथ में याद रखिएगा कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होता है। अगर मनोनीत सदस्य देता आपको संसद का या विधानसभा का, तो कोई भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होता है। इसे भी याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। और राष्ट्रपति को हटाना पड़े तो आर्टिकल 61 का प्रयोग किया जाता है और उसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा। आपको राष्ट्रपति को चुनना हो ना, तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, जबकि संसद से आपको निर्वाचित सदन के दोनों सदस्य भाग लेंगे, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। लेकिन आर्टिकल 61 में अगर हटाना इनको हो तो आप देखिएगा इसमें सिर्फ संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। सिर्फ संसद के सभी सदस्य, सिर्फ कहने का मतलब विधानसभा नहीं भाग लेगा, ठीक। और संसद के सभी सदस्य कहने का मतलब निर्वाचित मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, ठीक। इस तरीके से इनका 50 प्रस्तावक होता है, 50 अनुमोदक होता है। इनको 5 लाख रुपया वेतन के रूप में मिलता है। इनको 1.5 लाख रुपया जो मिलता है पेंशन के रूप में मिलता है। इनका अगर कोई भी निर्वाचन संबंधी मामला है आर्टिकल 71 के तहत देखिएगा सुप्रीम कोर्ट देखता है इनका, और राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? यानी भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है, ये किस में दिया है? आर्टिकल 108 में दिया हुआ है। संयुक्त बैठक जो हुआ था सबसे पहले 1961 में हुआ था, वो दहेज वाला जो प्रथा वाला कानून आया था उसके साथ हुआ था। आपको ये हुआ था इसी के तहत। चलिए अब संविधान संशोधन विधेयक होगा, धन विधेयक होगा, साधारण विधेयक होगा, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो संसद के संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है? साधारण विधेयक के संबंध में होगा। साधारण विधेयक जब आएगा तभी हो सकता है, ना कि वित्त विधेयक में भी नहीं होगा। आप देखिएगा धन विधेयक में भी नहीं होगा, आपके संविधान संशोधन विधेयक में भी नहीं होगा, और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी आपको संयुक्त बैठक नहीं होता है। वो तो अलग अलग आप देखिएगा लोग वोट डालते हैं। इस तरीके से देखिएगा सिंपल साधारण विधेयक के मामला अगर फंस जाता है तो उसमें आर्टिकल 108 के तहत देखिएगा संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और ये बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इसकी अध्यक्षता करता है। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, सी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो विधान परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संविधान की परिषद की स्थापना समाप्ति की बात की गई है? चलिए आप लोग 5000 लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। और देखिए इससे पता चलता है कंपटीशन कितना है। आज का सेट लगाने से सबको पता चलेगा सेफ स्कोर, ठीक ना। तो चलिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से अंतर्गत विधान परिषद के बारे में कहां बताया गया? देखिए आपको याद रखना चाहिए कि विधानमंडल के 2 सदन पूछे तो 2 सदन। विधानमंडल के बारे में आर्टिकल 169 में बताया गया है। एक होता है उच्च सदन जिसे विधान परिषद कहा जाता है, आर्टिकल 169 के तहत होता है। एक आता है निम्न सदन होता है जिसे विधानसभा कहता है, ये आर्टिकल 170 के तहत आता है। तो विधान परिषद 6 ही राज्य में है, बिहार में भी है। तो विधान परिषद का गठन और संरचना की बात करें और खत्म करने की बात जो करता है, इसमें आपको चाहिए विधान परिषद के लिए विधानसभा के आपको चाहिए बहुमत से पास कर भेजता है। और आपको देखिएगा संसद सम्मत होकर भेज देता है, यानी संसद सहमति दिखा देता है, तो वहां पर राज्य में विधानसभा बन भी सकता है और विधान परिषद माफ करना विधान परिषद बन भी सकता है, विधान परिषद हट भी सकता है। विधान परिषद जो होता है इसे उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद की जो संरचना है आर्टिकल 171 में दिया है, और इसकी संरचना में आपको पता होना चाहिए 1/3 जो सदस्य होते हैं, ये 1/3 सदस्य कहां से आते हैं? पंचायती राज यानी ग्राम शासन से आते हैं। 1/3 जो सदस्य होते हैं विधानसभा से चुनकर आते हैं उसी राज्य के। 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 1/12 जो सदस्य होते हैं ये आपको ग्रेजुएट लोग आते हैं, और 1/12 जो सदस्य होते हैं ये आपको टीचर लोग भेजते हैं। तो इस तरीके से इनका मैक्सिमम संख्या कितना हो सकता है विधान परिषद का? विधान परिषद का जो मैक्सिमम
संख्या हो सकता है उस राज्य के विधानसभा के 1/3 हो सकता है। और मिनिमम संख्या कितना हो सकता है? मिनिमम संख्या हो सकता है आपको 40। ये आपको विधान परिषद की मैं बता रहा हूं, ठीक ना। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर अगर पूछा जाए कि इनके संरचना और आपको गठन और विघटन की बात किया जाए विधान परिषद का, वो आपको 169 में है। आंध्र प्रदेश में आपका है, तेलंगाना में है, बिहार में है, यूपी में है, कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में, 6 राज्यों में आपको विधान परिषद है। बिहार में विधान परिषद की सीट की संख्या कितना है? 75 है। बिहार में विधानसभा की सीट की संख्या 243 है और बिहार में अभी चुनाव भी होने वाला है विधानसभा का। लोकसभा का 40 सीट है बिहार में और राज्यसभा का 16 सीट है बिहार में, इसे भी याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 26। केंद्र राज्यों के मध्य में वित्त का बंटवारा सिफारिश कौन करता है? वित्त के बंटवारा का सिफारिश केंद्र और राज्यों के बीच में कौन करता है? वित्त आयोग करता है। कौन करेगा? वित्त आयोग। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में प्रावधान मिलेगा, संविधान के भाग 12 में ये मिलेगा, संविधान के भाग 12 में मिलेगा। ये क्या करता है? टैक्स के बंटवारा का आपको सुझाव देता है। क्या देता है? सुझाव। याद रखिएगा, ये बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ सुझाव है। ये राष्ट्रपति मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। पहला आपको देखिएगा, वित्त आयोग के जो आपको अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन। ये पहला जो अगर पूछे, सुकुमार सेन थे। सुकुमार पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष जो 1951 में गठित किया गया था वो आपको सुकुमार सेन थे। अभी अब पूछे तो अभी 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया, 16वां। और 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है जो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने थे। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे 2015 में? वो थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया को 16वां देखिएगा वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका भी हो जाएगा, भी हो जाएगा। और ये क्या करता है? राज्य और केंद्र के बीच पैसा का बंटवारा, टैक्स के बंटवारा का सुझाव देता है। राष्ट्रपति सुझाव मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। आंसर आपको 280 वाला आर्टिकल पक्का पूछेगा आपसे कि वित्त आयोग का देखिएगा आपको गठन किस साल के लिए किया जाता है? 5 साल के लिए। पिछली बार पूछा भी था, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अभी जो 16वां वित्त आयोग है पहले दिन ही क्वेश्चन पूछेगा 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एकदम लिख कर रख लो, ये लिख कर रख लो कि पहला दिन क्वेश्चन पूछेगा 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। और ये भी पूछेगा कि वित्त आयोग के लिए कितने साल के लिए गठित किया जाता है? 5 साल के लिए। और अभी जो 16वां वित्त आयोग होगा वो 2025 से लेकर 2030 तक ये आपको गठित, आपको ये चीज आपको देखने को मिलेगा। पहले दिन ही ये क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको देखना क्वेश्चन कराऊंगा, जब आप लोग बताओगे तो उसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ से एक भी देख देखिए, नाबार्ड हुआ, आरबीआई हुआ, सेबी हुआ। सेबी का भी मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? मुंबई में पड़ेगा, मुंबई में। और आप देखिएगा इसका भी मुंबई में पड़ेगा, आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को, आरबीआई का भी। और नाबार्ड का भी स्थापना कहां पड़ेगा? मुंबई में पड़ेगा। ये तीनों का तीनों आपको देखिएगा मुख्यालय पड़ेगा मुंबई में। वित्त आयोग इसका आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्री अभी कौन है? निर्मला सीतारमण है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन से प्रक्रियोटिक कोशिका का उदाहरण है? अच्छे, सॉरी सुकुमार सेन हम बता दिए का। अच्छे, केसी नियोगी होगा जी, केसी नियोगी। एक मिनट, एक मिनट। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। सुकुमार जो सेन थे ना वो आपको चुनाव आयोग थे। सुकुमार सेन जो थे, ये आपको सेन जो थे आर्टिकल 324 के तहत देखोगे जो आपको निर्वाचन आयोग के, आपको देखिए मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज हो गया। निर्वाचन आयोग के जो है आपको जो चेयरमैन थे ना वो पहले चेयरमैन कौन थे? आपको वो थे आपका जो सुकुमार सेन थे। निर्वाचन आयोग के पहले चेयरमैन जो थे वो थे सुकुमार सेन। अभी जो हो जाएंगे केसी आपको जो नियोगी होंगे ये आपको हो जाते हैं 1951 में बनते हैं पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष। और अभी जो है अरविंद पनगड़िया है। थोड़ा मिस्टेक हुआ, सॉरी आप लोगों को थोड़ा मिस्टेक हुआ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सी प्रक्रियोटिक कोशिका का उदाहरण है? कोशिका। कोशिका क्या कहा जाता है? शरीर के क्रियात्मक रचनात्मक इकाई होता है कोशिका। और ये पूछ रहा है कि यहाँ से प्रक्रियोटिक, प्रक्रियोटिक कोशिका सबसे प्राचीन कोशिका होती है, सबसे प्राचीन कोशिका होती है। सेल इसे कहा जाता है। और सेल सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन ने दिया था 1838-39 में। और सेल जो होता है सबसे छोटा यूनिट होता है। प्रक्रियोटिक कोशिका आदिम काल की कोशिका होती है। कौन होती है? आदिम काल कोशिका कहा जाता है। आदिम काल यानी बहुत पुरानी होती है, ओल्ड। लेकिन इसका पूरी तरीका से शरीर विकसित नहीं होता है, पूरी तरीका से केंद्रक विकसित नहीं होता है, पूरी तरीके से इसका कोशिकांग यानी कोशिका का अंग विकसित नहीं होता है। और ये कौन सी हो जाएगी? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आ जाएगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आ जाती है। ठीक, ये एक कोशिकीय भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका हमेशा एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन इनका पूरी तरीका से अंग देखिएगा विकसित नहीं होता है, अंग का अभाव पाया जाता है। लेकिन पैरामीशियम जो होते हैं ये भी एक कोशिकीय होते हैं। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जिसे प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। और पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? चप्पल का आकार होता है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, एक कोशिकीय होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं। इनका अंग पूरी तरीके से विकसित होता है, ध्यान में रखिएगा। बाकी फफूंदी हुआ, ये जो होता है ये आपको ये आता है बहुकोशिकीय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? बहुकोशिकीय के अंतर्गत आता है। ठीक ना। और आपको बहुकोशिकीय के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, बी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। वह झिल्ली जो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आगमन नियंत्रित करता है, यानी कोशिका के अंदर भी कोई पदार्थ आ सकता है, कोशिका के बाहर भी कोई पदार्थ जा सकता है। ये जो होता है आपको जो इंपोर्टेंट पदार्थ है ना वो आपको बाहर आ जा सकता है। ठीक ना, इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ठीक ना, तो ये चयनात्मक झिल्ली होता है। क्या आता है? चयनात्मक, अधपरागम में चयनात्मक झिल्ली होता है। और जो ये चयन कर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जो इसके लिए जरूरी है वही आपको एंट्री देता है। ये कौन सा होता है? इसे बोला जाता है कोशिका झिल्ली। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी होगा। इसे सेल आपको जो होता है सेल झिल्ली कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कोशिका भित्ति तो सबसे बाहर पाया जाता है पौधे में। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29।
किस प्रकार के उत्पादों के लिए सीएससीपी कब से दिया जाता है? सीएससीपी आपको कब से दिया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछे तो सीएससीपी के निर्धारण 1965 के समय में हुआ था। और सीएससीपी जो है आपको देखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे आपको क्या बोला जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी देता है। और एमएसपी देने का कौन सुझाव देता है? सीएससीपी देता है। ये देखो टोटल 22 फसल पर दिया जाता है। देखो यहां पर मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं, टोटल 22 फसल पर दिया जाता है। उसके 1.5 गुना के करीब देना होता है, 22 फसल पर दिया जाता है, 22 फसल। लेकिन इसमें एक फसल और जुट जाता है, लेकिन उसको लाभांतरित कर दिया जाता है, यानी लाभ होना चाहिए, और हो जाता है ईख, गन्ना। इस तरीके से आप देखिएगा, कभी जब बताया जाता है कि 23 फसल के लिए दिया जाता है तो उसमें से गन्ना भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन गन्ना से अलग से दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिए। बाकी फसल में देखा जाए तो 22 फसल को दिया जाता है, और एक गन्ना जोड़ दिए तो 23 फसल। तो ऑप्शन में अगर ये दे दे कि निम्न में से कितने फसल को एमएसपी दिया जाता है, तो फसल पूछे तो आपको लगाना है, आपको 22 फसल को दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये रहे 22 ऑप्शन ही ना रहे, 23 ऑप्शन में रहे, और देखे कि इनमें से एमएसपी प्रदान किया जाता है, तो ये देखिएगा 23 आपको लगाना होगा। सो मेरे बातें से आप लोग समझ गए होंगे। एमएसपी की घोषणा जो हुआ था 1966-67 में किया गया था सबसे पहली बार। 1966-67 में जब आपको हरित क्रांति की शुरुआत किया जा रहा था, तो खाद्यान्न उत्पादन ज्यादा हो, इसलिए एमएसपी वाला अवधारणा लाया गया। चलिए इसमें क्या होगा, ये कृषि उत्पाद के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? कृषि उत्पाद के लिए। सीएससीपी जो होता है, जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। इस महानबोलिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा है? महानबोलिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा है, आपको बताना है। चलिए बताइए सभी लोग, आप लोग बताइए। सो महानबोलिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय, देखिए पहला पंचवर्षीय योजना कब आता है? 1951 से 56 तक आता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे हेराल्ड डोमर मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेराल्ड डोमर मॉडल कहा जाता है। ये एग्रीकल्चर से जुड़ा है, एग्रीकल्चर से। दूसरा जो आता है 1956 से लेकर 1961 के बीच में आता है, 1961 के बीच में आता है। और ये जो होता है इसे महानबोलिस योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महानबोलिस योजना कहा जाता है। और यह है दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिस पर क्या दिया जाता है? उद्योग, फैक्ट्री पर बल दिया जाता है। और इसमें 3 फैक्ट्री खासकर आपके एग्जाम में पूछता है। एक होता है राउरकेला, उड़ीसा। अब पूछे किसके सहयोग से? जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, यानी पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो जर्मनी मैंने लिख दिया। एक आपको क्या होगा? भिलाई कहां होगा? छत्तीसगढ़ किसके सहयोग से? यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया था। एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दुर्गापुर कहां हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन के सहयोग से। तो ये सभी के सभी जो आपको स्थापित किए गए थे, ये आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग स्थापित किए गए थे। और ये याद रखिएगा, अपना बरौनी में जो स्थापित किया गया था तेल शोधक कारखाना, ये 1964 में स्थापित किया गया था, और ये यूएसएसआर की सहायता से स्थापित किया गया था, बरौनी बिहार वाला तेल शोधक कारखाना। ये भी याद रखिए। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना होगा। सबसे खतरनाक स्थिति कौन से पंचवर्षीय योजना में पड़ी थी, यानी नकारात्मक गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1961 लेके 66 था। लेकिन इसी समय देखिएगा 1962 में आपको अकाल भी पड़ता है, और चीन के साथ युद्ध भी होता है। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है। स्थिति बहुत ही खराब हो चुका था भारत का, इसलिए वो अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1900 आप देखिएगा कब से हो जाएगा? ये 3 साल का फिर गैप होता है। 1966 से लेकर 1969 के बीच में 3 साल का गैप होता है। और फिर देखिएगा आपको आता है 1969 से लेकर 1974 के बीच में जो होता है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना होता है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 78 के बीच में होता है, 1 साल पहले ही खत्म हो जाता है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिए थे इंदिरा गांधी। चलिए इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने लिया कहां से था? यूएसएसआर से लिया था। और पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहा जाता है, भारतीय बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारत सरकार का बैंक कहा जाता है। आम लोग इसमें खाता नहीं खोल सकते हैं, ये बैंक का बैंक होता है। ये क्या करता है? रेपो रेट जारी करता है। ये रेपो रेट होता है, ये आपको रिवर्स रेपो रेट जारी करता है। रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट जारी करेगा, रिवर्स रेप एसएलआर जारी करता है, एसएलआर जारी करता है। सीआरआर बताता है, सीआरआर, एसएलआर, आपको सीआरआर, ये सभी के सभी कौन जारी करते हैं? आरबीआई जारी करता है। और आरबीआई का देखिएगा स्थापना होता है 1935 में, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। इसे भी याद रखिएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। इसका मुख्यालय पड़ता है मुंबई में। 1 रुपया को छोड़कर सभी रुपये पर जब सिग्नेचर होता है आरबीआई का गवर्नर का होता है। इसे भी याद रखिएगा, पक्का क्वेश्चन पूछेगा, लिख कर रख लो, ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 32। कौन से क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आता है? ये बताना है कौन सा क्षेत्र है जो कि द्वितीय क्षेत्र में आता है। कौन सा क्षेत्र है? कृषि, मछली पालन, निर्माण उद्योग, कौन सा? तो देखिए इकोनॉमिक्स के 3 क्षेत्र हम समानता पढ़ते हैं। देखिए ऐसे तो और भी क्षेत्र होता है, ठीक ना, लेकिन इकोनॉमिक्स के हम लोग 3 ही क्षेत्र समानता पढ़ते हैं। एक फर्स्ट वाला प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड वाला आपको दूसरा क्षेत्र, और तीसरा टर्सरी क्षेत्र होता है, तीसरा क्षेत्र होता है।
तो कौन सा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? आपको ये होगा निर्माण उद्योग क्षेत्र। कौन सा आएगा? निर्माण उद्योग, यानी उद्योग जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है? आपको सेकंड के अंतर्गत आता है। और सेकंड वालों को क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर इकोनॉमी कहा जाता है इसे। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्लू कॉलर इकोनॉमी किसे कहा जाता है? उद्योग वाला को कहा जाता है, उद्योग वाला को। प्राथमिक के अंतर्गत कौन आएगा? कृषि आएगा, मछली पालन आएगा, कुक्कुट पालन आएगा, ये सभी के सभी प्राथमिक के अंतर्गत आएगा। शिक्षा एजुकेशन कौन आएगा? थर्ड में आ जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। इसमें आपको आ जाता है एजुकेशन। अब यहाँ पर दूसरे तरीके से सोचो, फर्स्ट वाला में क्या आता है? कृषि आता है, पशुपालन आता है, ये सभी के सभी नेचुरल पदार्थ जो होते हैं वो चीज आपको जो होते हैं ये फर्स्ट वाला के अंतर्गत आ जाता है। और यहाँ पर देखिएगा इसको कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है रेड कॉलर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर में जो लगे हुए हैं, प्राथमिक जो क्षेत्र में लगे हैं उन्हें कहा जाता है रेड कॉलर इकोनॉमी। और दूसरा को क्या कहा जाता है? दूसरा को कहा जाता है ब्लू कॉलर इकोनॉमी, जिसका कहा जाता है ब्लू कॉलर इकोनॉमी कहा जाता है। और तीसरा को क्या कहा जाता है? व्हाइट कलर इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट कलर इकोनॉमी कहा जाता है। व्हाइट माने उजला कलर इकोनॉमी, यानी तृतीय जो होता है जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, दूसरे को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, प्रथम को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, इसे याद रखिएगा। यहां से और क्वेश्चन क्या क्या बनेगा सुन लीजिए। यहां से बनेगा कि सबसे अधिक जो योगदान देता है जीडीपी में, कौन सा क्षेत्र देता है? तृतीय क्षेत्र देता है। सबसे अधिक योगदान जीडीपी में कौन देता है? तृतीय क्षेत्र। उसके बाद कौन देता है? द्वितीय क्षेत्र। उसके बाद आपको प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन सबसे अधिक लोग लगे हुए किस में? यानी सबसे अधिक जो रोजगार यानी जो काम कर रहे हैं सबसे अधिक लोग वो किस में लगे हैं? प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। ये सब क्वेश्चन बनता है। चलो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 33, मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जो होता है ये क्या होता है? मुद्रा का वैल्यू धीरे धीरे घट जाना होता है। मुद्रा का वैल्यू घट जाएगा और आपको मार्केट में मुद्रा ज्यादा होंगी तो मुद्रा का वैल्यू घट जाएगा और सामान का वैल्यू बढ़ जाना। इसे ही क्या बोला जाता है आम भाषा में? महंगाई। महंगाई डाइन खाया जाता है, ठीक ना? महंगाई और सैया खूब कमात है, अब महंगाई डाइन खाया जाता है। ठीक, ये जो है ये महंगाई डाइन मतलब जब भी आपको महंगाई में बोलूं तो आपको मुद्रास्फीति दिमाग में आना चाहिए। क्या? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है? लोग ज्यादा पैसा, जिसके पैसा हो जाता है मार्केट में ज्यादा और पैसा लेकर सब लोग मार्केट में जाते हैं, सब सामानें खरीदना चाहते हैं और उस तरीके से सामान का वैल्यू बढ़ जाता है। इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, इसे महंगाई कहा जाता है। और ये कौन आपको भारत में कौन सूचकांक प्राप्त करता है? ये दोनों पर प्राप्त किया जाता है। आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर भी प्राप्त किया जाता है और थोक मूल्य सूचकांक पर भी प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसे निकाला जाता है। तो दोनों पर सूचकांक पर निकाला जाता है भारत में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ए और बी जब दोनों दिया है तो दोनों आप लगाइएगा। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। और ये जो आपको मुद्रास्फीति हो जाता है उस हिसाब से लिखिएगा कि आरबीआई क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा। आपको जो है ट्रिपल आर कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट जो होता है इसे क्या करेगा? बढ़ाएगा या घटाएगा? मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो इससे क्या कर देता है? इसको आपको बढ़ा देता है कि घटा देता है? बताइए, रिवर्स रेपो रेट माने कि आरबीआई अपने पास पैसा मंगा रहा है और उसका इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट बढ़ा देता है। जब इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो ज्यादा लोग अपने बैंक के पास पैसा रखने आते हैं आरबीआई के पास और उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो ज्यादा लोग आएंगे। तो इस तरीके से आप देखिएगा पैसा आपको मार्केट से आरबीआई के पास आ जाता है, तो कंट्रोल हो जाता है मुद्रास्फीति। संसार में गाय के सर्वोत्तम दूधिया नस्ल कौन है? संसार में गाय के सबसे बेस्ट नस्ल कौन गाई जाती है दूध के लिए? हेलोस्टीन फ्रिसियन जाई जाती है। कौन सी? हेलोस्टीन फ्रिसियन जो होती है सबसे दूधिया नस्ल मानी जाती है गाय की। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन किसके कारण 1912 में उड़ीसा समेत नया प्रांत बना था? यानी बिहार को अपना अलग पहचान दिलाने के लिए जिसने आंदोलन किया था वो बिहार ही के थे। और वो देखिएगा वो कौन थे भैया? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। वो कौन थे भैया? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए थे, सीनियर मोस्ट थे, बुद्धिमान थे। और सच्चिदानंद सिन्हा देखिएगा बिहार को अलग कराते हैं कहां से? बंगाल से। कहां से अलग कराते हैं? बंगाल से। और उस समय जो अलग कराते हैं वो समय था 1912 का। 22 मार्च 1912 में देखिएगा इसका घोषणा हो जाता है और 1 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हो चुका रहता है। कौन? बिहार। बिहार के साथ साथ देखिएगा उड़ीसा भी आता है। तो उड़ीसा बिहार से फिर बाद में कब अलग होता है? 1936 में बिहार से अलग हो जाता है उड़ीसा भी, ये भी याद रखिएगा। और उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है। फिर बिहार से देखिएगा झारखंड कब अलग होता है? तो झारखंड अलग हो जाता है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को आपको झारखंड भी अलग हो जाता है बिहार से। इस तरीके से आप देखिएगा कि बिहार एक आपको अकेला बिहार अभी बचा हुआ है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चलते हैं। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? देखिए ज्योग्राफी में मैंने आपको परियोजनाएं पढ़ाया था, आपको रिवीजन भी कराया था। तो बताइए तुलबुल परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और ये किस नदी पर स्थित है? आपको झेलम नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर। चलिए आगे चलते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए हमेशा कंफ्यूजन होता है वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में, याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिए। ब्रिटेन बुश सम्मेलन जो हुए थे वो जुलाई 1944 में हुआ था। जुलाई 1944 में देखिएगा ब्रिटेन बुश सम्मेलन हुए थे और वहीं से निकल कर आया था दोनों संस्था। यानी आपको देखिएगा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, पहले वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड बैंक नाम नहीं था, आईबीआरडी नाम था, लेकिन यहाँ पर बाद में इसका वर्ल्ड बैंक नाम रख दिया जाता है। तो 1944 में देखिएगा दो संस्था निकल कर आता है, एक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो आपको बहुत जगह देखिएगा कि आईएमएफ का जो आपको दिया रहता है 1945 दिया रहता है। आपको क्यों दिया रहता है आईएमएफ का 1945 जबकि वर्ल्ड बैंक का 1944 दिया रहता है आपको स्थापना का समय?
क्योंकि आईएमएफ का भले ही इसके तहत आपको संस्था आपको आईएमएफ निकल कर आ गया था, लेकिन ये कार्य नहीं शुरू किया था। इसको अलग से कार्य और इसको अलग से पैसा दिया जाता है, शक्ति दिया जाता है, कब? 1945 में दिया जाता है, ठीक ना, 1945 में। इसलिए कहा जाता है ये कार्य करने या स्थापना का समय 1945 इसका लगाया जाता है। हाँ, अगर 1945 ऑप्शन में नहीं है तब 1944 की तरफ जा सकते हो, वरना अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आईएमएफ की स्थापना कब हुआ था, ऑप्शन में 1944 है, ऑप्शन में 1945 है, ऑप्शन में 1946 है, याद रखिएगा 1946 है, ऑप्शन में 1950 है। इस तरीके से आप कहां जाओगे? 1945 पर जाओगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में 1945 है ये नहीं है तो क्या जाओगे? 1944 में जाओगे। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। हाँ, वर्ल्ड बैंक का तो स्थापना 1944 में ही हो जाएगा, आराम से आप लगा लोगे। और दोनों का मुख्यालय कहां पड़ता है? वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। कहां पड़ता है? वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बाकी देखो कि जनेवा में किसका मुख्यालय पड़ता है? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1919 में हुआ था। आपको डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखिएगा, इसका भी मुख्यालय। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पड़ेगा? आपका जेनेवा में पड़ेगा। न्यूयॉर्क में किसका पड़ेगा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। मनीला कहां है? हमने अपना महिमा आपको देखिएगा, आपको मनीला कहां पड़ता है बताइए? फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और यहां पर क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपको मुख्यालय पड़ेगा मनीला में, इसे भी याद रखिएगा। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 38। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में आपको स्थित होती है? खट्टा स्वाद के लिए जिह्वा के कौन सा भाग? ये तुम्हारा लंबा लंबा जीभ हो गया, तो खट्टा स्वाद आपको बताना है जिह्वा के कौन सा भाग में होगी, अगले भाग में, पिछले भाग में। तो ये देखिएगा कौन सा? पार्श्व किनारे होती है। क्या होती है? पार्श्व किनारे, इस तरीके से। अब पार्श्व किनारे यानी पीछे के किनारे आपको हो, पार्श्व किनारे यानी पीछे। यहां पर तो कुछ नहीं स्वाद होता है, यहां पर स्वादहीन होता है। ये पीछे जो होता है इसमें कुछ स्वाद नहीं होता है। आगे ये होता है आपको मीठा। अच्छा, एक मिनट रुको रुको, यहाँ कंफ्यूजन हो गया आप लोगों का। ये देखो, ये मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से देखो। ये हो गया मीठा, तुम्हारा स्वीट होगा। ये वाला मीठा होगा, स्वीट हो जाएगा। बीच वाला जो होगा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बीच में कोई स्वाद नहीं होता है। पीछे की तरफ कौन सा स्वाद होता है? पीछे की तरफ कड़वा होता है, यानी तीखा। तीखा। पार्स में क्या होता है? आपको इधर पीछे वाला पार्स में देखोगे तो आपको क्या होता है? तुम्हारा ये होता है खट्टा, और अगर आगे वाला पार्स में देखा है तो नमकीन हो जाता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखिए। इस तरीके से आपका जिह्वा होता है, और जिह्वा में क्या होगा? पार्स किनारे में देखिएगा, इधर किनारे में देखिएगा आपका कौन होगा? खट्टे होगा। आगे देखोगे क्या होगा? मीठा। इसको याद करने का हम इस तरीके से बताए थे, याद करना है तो इस तरीके से याद करो। सबसे पहले अपने जाओगे कहीं पर मेहमान बनकर, तो मेहमान को क्या लाया था? मिश्री लाया जाता है। मिश्री माने बिस्किट, मिश्री, मीठा लाया जाता है। क्यों मीठा लाया जाता है? आगे का जीभ है ना, बढ़िया बात करेगा, लपलपाएगा, यानी खाएगा, वो मीठा खाएगा। मीठा खाने के बाद फिर क्या खोजेगा? मीठा खाने के बाद थोड़ा सोचेगा, थोड़ी मेहमान जी को थोड़ा लाओ हो पकौड़ी वकौड़ी छाना, तो पकौड़ी छना का आएगा, तो मेहमान जी थोड़ा नमकीन खाएंगे। क्या करेंगे? नमकीन थोड़ा खाएंगे, और आपको थोड़ा खट्टा मिलेगा, चटनी उसमें से, तो खट्टा में डुबा डुबा कर नमकीन खाएंगे। अब फिर मेहमान जी जब जाएंगे तो चार जूता बाजेगा, तो ये देखिएगा कड़वा बात हो जाएगा। मेहमान जी कड़वा बात बोल के जाएंगे। देखिए आपका लड़की जो है ना बड़ी खराब है, आपकी लड़की जो है, ये शादी आप लोगों ने कह दिया है गाय बोलकर, लेकिन वो सांड से भी बहुत बेकार बन गई है, ठीक ना। रोज लड़ाई करती है, रोज हमारे मेहरारू गाली देती है, रोज हमारे जो है बेटा को प्रताड़ित करती है, कपड़ा नहीं धोती है, रोज जो है छत पर चढ़ जाती है, मोबाइल लेकर बतियाती रहती है, दांत चिपुड़ती रहती है, पता ना रात भर किससे बतियाती है, और जब खाना बनाने की बात आता है तो उसको बीमारी आ जाता है। ये जो कड़वा बात होता है लास्ट में सुनाकर आदमी जाता है बेटी के, जो होता है बाबूजी को, भाई जी को, ये जो भी है सबको सुना के जाता है। जस्ट इसका अपोजिट होता है जब वो लोग आते हैं कि आपका बेटा मारता है, हमारी बेटी को पीटता है, उससे पहले उनको क्या किया जाता है? मीठा पानी पिया जाता है, फिर पकौड़ी शकौड़ी खिया जाता है, फिर लास्ट में भी क्या करते हैं? कड़वा उगल कर चल जाते हैं। बेचारा एक ही चीज नहीं बोल पाता है, बीच वाला, क्योंकि बीच वाला क्या करता है? चुपचाप स्थिर रहता है। तो मध्यम मार्गम क्या अपनाओ? मध्यम मार्गम अपनाओ, यानी मध्य वाला, ज्यादा तुम प्रताड़ित भी मत करो और ज्यादा प्रताड़ना सहो भी मत, ठीक। तो ये मध्यम मार्ग में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, उदासीन रहोगे, थोड़ा बहुत उदास रहोगे लेकिन ठीक रहोगे। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी। तो याद कर लेना इसी तरीके से। चलो 39 देख लेते हैं। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देता है जबकि दूसरी तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देता है? यानी एक तो यहां दिखाई देगा, दूसरी तरफ वहां दिखाई देने लगेगा। भैया एक बात बताओ, थोड़ी देर में यहां दिखाई दे, थोड़ी देर में वहां दिखाई नहीं दे, हम क्या कहेंगे? उसे धुंधला कहेंगे। तो आंख की वो कौन सी बीमारी है जिसमें हमको धुंधला दिखाई देने लगता है? इसे कहा जाता है अबिंदुकता। इसे क्या कहा जाएगा? अबिंदुकता कहा जाएगा, अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है? बेलनाकार लेंस। इसमें क्या होता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जो कि आपको साफ साफ दिखाई देता है, एक जगह बिंदु पर केंद्रित कर देता है, आपका जो है प्रतिबिंब बनने लगता है,
और लेंस को केंद्रित कर देता है। ये क्या हो जाता है, अबिंदुकता होता है, ठीक ना। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट नहीं, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की नहीं, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में आपको द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में थोड़ा दिखाई ऊपर का देता है, थोड़ा नीचे यानी थोड़ा आगे पीछे दिखाई देने लगता है। यानी कि क्या होता है, उसमें दोनों दोष हो जाता है, निकट निकट दोष और दूर दृष्टि दोनों होता है। उसमें होता है जरा दृष्टि दोष, उसमें होता है तुम्हारा द्विफोकल लेंस, यानी दोनों उत्तल लेंस और जो अवतल लेंस दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अबिंदुकता क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है, इसलिए इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40। रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रडार का, रडार की खोज भी पूछता है कि किस वैज्ञानिक ने किया है खोज भी। देखिए रडार की खोज में मैं आपको दो नाम बताऊंगा, उसे याद रखिएगा आप लोग, उसके सिवा और कोई नाम याद नहीं करना है। अगर ऑप्शन में दे आए तो उसे आपको लगा लेना है। रडार की खोज किसने किया था, ये आपको बताइए सबसे पहले। टेलर सी लियोंग, टेलर और सी लियोंग जो होंगे वो आपको रडार की खोज हो जाएंगे। मतलब मैं जो बता रहा हूं उसे याद रखो, टेलर और लियोंग, सी लियोंग, टेलर लियोंग, ठीक ना। ये दोनों आप याद रखिएगा, रडार का नाम में यही आपको देगा, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये पूरी तरीके से रडार की खोज कर लिए थे, उससे पहले भी आपको रडार को खोज किया गया था, अलग अलग वैज्ञानिक ने पूरी तरीके से इन्होंने किया था। रडार जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग। रडार जो होता है रेडियो तरंग पर काम करता है, नामे से देखो रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ये ऊपर जो वस्तु उड़ रहा है उसका आपको डायरेक्शन पता कर पाता है, कितना स्पीड आ रहा है उसका पता कर पाता है और उसको ट्रैक कर पाता है। तो निम्न पनडुब्बी का पता लगा पाता नहीं, पनडुब्बी वाला तो सोनार होता है। रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करना, दूर वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना। क्या होता है, दूरस्थ वस्तुओं को पहचान करना, उनका पता लगाना, आसमान में उड़ने वाला प्रणाली को पता लगा सकता है और आपको उसको देख सकता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंग। आपको पता हो ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग, तो रेडियो तरंग सबसे अधिक वाला आपको तरंगधर होता है। रेडियो तरंग का तरंगधर क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, और आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं है? इसमें से बताना है किस पर ध्वनि का वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि का वेग, जो ध्वनि है एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है और इसको माध्यम की जरूरत होता है। ध्वनि का वेग क्या होता है, तापमान बढ़ता है तो बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ता है तो बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है तो बढ़ता है, लेकिन दाब पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के चाल या वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। इनमें से बताना है केवल अदिश राशि। अदिश राशि में क्या होता है भैया, सिर्फ परिमाण होता है। अदिश राशि में क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है, इसे याद रखिएगा। अदिश राशि में क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है। और अदिश राशि ऊर्जा जो होता है आपको अदिश राशि हो जाएगा। आपको ये क्या कह रहा है, अच्छा अदिश राशि को चुनना है, ऊर्जा, ऊर्जा कार्य ये सब जो होता है आपको अदिश होता है। बाकी सदिश कौन हो जाता है, आपको सदिश होता है तो तुम्हारा परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत, संवेग, बल, अगुण आपको जो होता है, टॉर्क, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपको सभी के सभी तीनों का तीनों क्या हो जाएंगे, सदिश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सदिश हो जाएंगे। इसे भी याद रखिए, क्या हो जाएंगे, सदिश हो जाएंगे। यानी ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। मात्र एक अदिश आपको हो जाएगा। ऊर्जा, ऊर्जा के मात्रक जूल होता है। विद्युत बल में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? विद्युत बल में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपको पता है टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3440 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। अब कहिएगा सर जी कहीं कहीं 44 देता है, कहीं कहीं 34 देता है, तो मैंने एवरेज आपको बताया है 3440 डिग्री सेल्सियस जो होगा, अगर तापमान मिलेगा तब जाकर ये गल सकता है। टंगस्टन बहुत ही आपको ज्यादा इसका गलनांक होता है। तो विद्युत बल में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये सस्ता होता है, ये बहुत कठोर होता है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। ये क्या होता है, बहुत अच्छा गलनांक, मतलब बहुत आपको ज्यादा गलनांक होता है, जल्दी नहीं गल पाएगा। और जैसे विद्युत धारा इसमें हम प्रवाहित करते हैं, इसमें क्या होता है, उष्मा और प्रकाश निकलने लगता है। उष्मा यानी बल्ब गर्म होता है, प्रकाश तो आपको दिखाई देता है। इस तरीके से देखिएगा इसका आंसर ये हो जाएगा। बल्ब का इसका आविष्कार किसने किया है, अल्वा एडिसन ने किया है। और इसका जो टंगस्टन होता है वो आपको फिलामेंट बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। एक जूल बराबर क्या होता है? एक जूल, जूल किसका आपको मात्रक, या तो एनर्जी का होगा या वर्क का होगा। और वर्क बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का होता है आपका मीटर। तो आप देखिएगा कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर हम 1 मीटर अगर उसको विस्थापित कर देते हैं तो हम क्या किए हैं, 1 जूल का काम कर दिए हैं। 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर 1 मीटर हम विस्थापित कर दिए हैं तो वहां पर 1 जूल का हम लोगों ने काम किया है। जूल ऐसा यूनिट होता है किसका, आपका कार्य का और ऊर्जा का, दोनों का ऐसा यूनिट होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? सो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति आजादी के बाद 1948 में घोषणा की गई थी। कब, 1948 में। और देखिएगा फिर 1991 में भी नई औद्योगिक नीति, आपसे क्वेश्चन पूछे नई औद्योगिक नीति, यानी नई औद्योगिक नीति आपसे क्वेश्चन पूछे, मतलब नई आपको औद्योगिक नीति के क्वेश्चन पूछेगा तो 1951 में ये आपको घोषणा की गई थी। पुरानी पूछे तो 1948 में की गई थी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 46। प्रकाश का प्रवर्तन का नियम लागू होता है। प्रकाश से होता है आपको आएगा, चिकने पड़ेगा और वो आपको परिवर्तित हो जाएगा। यानी प्रकाश क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में है। देखो यहाँ पर एक ही तल में है, ये सबसे पहला इसका नियम हुआ।
आपतन कोण यानी आने वाला कोण, अभिलंब और आपको दिखेगा आने वाले के बीच के कोण, परिवर्तन कोण अभिलंब और जाने वाले के बीच का कोण जो होता है ये आई होगा, ये आर होगा। दोनों क्या होता है, इंसिडेंट एंगल और आपको रिफ्लेक्ट एंगल दोनों बराबर हो जाते हैं। दूसरा नियम क्या करता है, आई इक्वल टू आर, ये दोनों बराबर होता है, इसे ही कहा जाता है प्रवर्तन नियम। तो ये प्रवर्तन का नियम किस पर होगा, केवल समतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी प्रकार के दर्पण होगा, यानी किसी प्रकार के दर्पण पर लागू होता है, ठीक, जहां से प्रकाश प्रवर्तित हो सकता है। ध्वनि के लिए भी सेम होता है, ध्वनि से जहां से प्रवर्तित हो सकता है उस पर ध्वनि प्रवर्तन का नियम लागू होता है। निम्नलिखित में से काला पोगेड़ा के नाम से कौन जाना जाता है, गंग वंश के देखिएगा राजा एक हुआ करते थे नरसिंह वर्मन, आपको देखिएगा तो नरसिंह वर्मन ने आपको स्थापना करवाया था। ये देखिएगा उड़ीसा में एक आपको काला देखिएगा, काला ये दिखाई देता है आपको, पुर्तगाली इसे काला दिखाई दिया तो इसे बोले आपको ब्लैक पोगेड़ा कहने लगे, ठीक ना। इसे काला जब दिखाई दिया आपको समुद्र से, बंगाल की खाड़ी से इसे ब्लैक पोगेड़ा कहने लगे। कौन कहे जाने लगा ना, आपको पुर्तगाली कहे जाने लगा। तो ये देखिएगा कि नरसिंह वर्मन पथ्य देखिएगा, नरसिंहदेव प्रथम भी उन्हें कहा जाता है, नरसिंहदेव प्रथम या नरसिंह वर्मन प्रथम जो हो जाएंगे, इसका निर्माण कराए थे। और ये कहां पर स्थित है, कोणार्क के मंदिर है, ये कहां पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्लैक पोगेड़ा कहां पर स्थित है, उड़ीसा में। ये आपको पुर्तगाली को जो है ना, आपको देखिएगा कि जब पुर्तगाली देखा करते थे आपको बंगाल की खाड़ी से, तो ये काला रंग का दिखाई देता था, तो इसे ब्लैक पोगेड़ा कहा। जो उजला रंग का दिखाई दिखा उसे आपको व्हाइट पोगेड़ा कहा। व्हाइट पोगेड़ा कौन हो जाएंगे आपको, जो आपको उड़ीसा में ही है। आपको देखिएगा कि बड़ा समंदर आपको देखने को मिलता है, तो क्या होता है उसका नाम भाई, और उड़ीसा में उस पर कभी पक्षी नहीं आकर बैठता है जी, मंदिर का क्या नाम है, तो उड़ीसा में जिसे व्हाइट पोगेड़ा कहा जाता है। तुम लोग बताओ, थोड़ा दिमाग से हमारा निकल गया वो बात। और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो भाई, इतना मेहनत देखो, गर्मी गर्मी हो रहा है, आवाज फसल है, तब भी करा रहे हैं क्वेश्चन। अरे घूमने जाया जाता है पुरी के मंदिर, पुरी के मंदिर सॉरी, पुरी के मंदिर को क्या कहा जाता है आपको, पुरी के मंदिर को कहा जाता है आपका व्हाइट पोगेड़ा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पोगेड़ा के नाम से किसे जाता है, कोणार्क के मंदिर को ब्लैक पोगेड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। फास्ट पुलिस सर जी, फास्ट पुलिस सर जो होता है कि फास्ट पुलिस सर जो होता है, ये सब इंग्लिश का तो गोड़े तोड़ दिया है, ठीक ना। चलो, निम्नलिखित में से काला पोगेड़ा किसे कहा जाता है, कोणार्क मंदिर कहा जाता है उड़ीसा में। चलिए, ओंकारवाट के मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जो कि सबसे बड़ा मंदिर है। सीपीयू ये क्या होता है, कंप्यूटर में होता है, इसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहा जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये क्या होता है, आपको कंप्यूटर के मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर के मस्तिष्क से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। सौर प्रणाली की खोज, सौर प्रणाली यानी सूरज केंद्र में रहेगा, सभी ग्रह उसका चक्कर लगाते रहेंगे। ये सौर प्रणाली की खोज हुआ, ये किसके द्वारा किया गया था, कोपरनिकस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कोपरनिकस ने। केपलर ने ग्रह की गति का नियम दिया था, जेल बर्ड ने आपको टेलीविजन की खोज किया था, गैलीलियो ने आपको दूरबीन की खोज किया था। कोपरनिकस हो जाएंगे आपको, जो कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल देते हैं, यानी कि हेलियोसेंट्रिक माने कि सूरज केंद्र में ग्रह चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, यानी किसी के परमाणु क्रमांक 20 है तो वो बताना इसका परमाणु विन्यास क्या होगा। तो इसको सजा लो, 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 2 होगा, इस तरीके से देखा जाए तो ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। ये कौन सा परमाणु होगा बताओ, कैल्शियम होगा या क्लोरीन होगा, तो क्लोरीन होगा। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। पीतल निम्नलिखित में से किससे बनता है। पीतल जो बता है, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। पीतल किससे बनता है, तांबा और जिंक से बनता है। तांबा और टिन से किससे बनता है, तांबा और टिन से आपको कौन बनता है, आपको जो बिजली के बचाने के लिए लगाया जाता है परिपथ को, उसे कहा जाता है फ्यूज। फ्यूज किसके बनता है, टीन और सीसा के मिलकर बनता है, ठीक ना। तांबा और जिंक से मिलकर बनता है, तांबा और जिंक से मिलकर क्या बनता है आपको, ये तुम्हारा बनता है पीतल। और गन मेटल तांबा तीन जिंक से मिलकर बनता है, गन मेटल तांबा तीन जिंक से मिलकर बनता है, ठीक। चलिए, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, और तांबा और टीन से मिलकर क्या बनता है, कांसा बनता है। तांबा और टीन से मिलकर कांसा बनेगा, टीन और सीसा से मिलकर फ्यूज बनेगा, तांबा और जिंक से मिलकर पीतल बनेगा, और आपको देखिए गगन मेटल बनेगा तांबा टीन जिंक से मिलकर। तो सभी का सभी तो इसमें दिया ही है, कोई ना कोई मिलकर बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसमें से बताना है कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चलिए लगाइए, इनमें से कौन सा नहीं है। कागज का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया है, पानी का भाप में बदलना एक भौतिक प्रक्रिया है, कोयले का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि भाप बदल जाओ, भाप को ठंडा करो, फिर से पानी हो जाएगा। ये आपको रिवर्स हो सकता है, उत्क्रमणीय हो सकता है। उत्क्रमणीय जो होता है ये आपको भौतिक प्रक्रिया होता है, न कि रासायनिक प्रक्रिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53, मैग्नेटाइट का होता है लोहा का अयस्क होता है। लोहा का सबसे बेस्ट अयस्क कौन माना जाता है, मैग्नेटाइट माना जाता है। और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है FeTO4, ये होता है मैग्नेटाइट का फॉर्मूला। और भारत में सबसे अधिक कौन सा लोहा पाया जाता है, मैग्नेटाइट नहीं हेमेटाइट पाया जाता है, Fe2O3, ये हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको देखिएगा कि आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका मैग्नेटाइट हो जाएगा। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, बी।
मैग्नेटाइट, आयरन पैराइट, हेमेटाइट, ये सभी के सभी आयरन का अयस्क होते हैं। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशमन वस्त्र जो बनाए जाते हैं यानी कि अग्नि से बचाने वाला, आग से बचाने वाला जो वस्त्र बनाया जाता है, ये एबेस्टस के बनाया जाता है। किसके बनाए जाते हैं? एबेस्टस का बनाया जाता है ज्यादातर। इसके आंसर भी हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला रंग होता है? गाय का दूध जो होता है इसमें पीला रंग होने का कारण क्या है? सो पीला होने के कारण इसमें है आपको कैरोटीन, ठीक ना। कैरोटीन जो होता है ये आपको पीला रंग देता है। कैरोटीन जो होता है पीला रंग देता है गाय के दूध में। कैरोटीन, कैरोटीन से ही हमारा देखिएगा मृत कोशिका वाला जो बाल हुआ, ये जो प्रोटीन हुआ कैरोटीन, वो आपको नाखून हुआ, ये सभी के सभी कैरोटीन प्रोटीन होते हैं। इस तरीके से इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं। किस विटामिन की कमी से होने वाले पर्णाशी रक्त अल्पता हो जाता है? यानी ये पर्णाशी रक्त अल्पता होता है, यानी पर्णाशी रक्त अल्पता किसके कारण होता है? ये आपको विटामिन B12 के कारण होता है। विटामिन B12 जो होता है इसमें आपको रक्त की कमी हो जाता है और इसमें क्या होगा? पर्णाशी रक्त अल्पता हो जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? कब भी हो जाएगा। विटामिन सी हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B6 होता है आपको क्या होता है? इसे कहा जाता है आपको अब जो हो आपका यादाश्त, यानी कि जो सपना उपना देखते हैं वो भूल जाते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? विटामिन 6 का नाम बताइए, सोचिए। हाँ, ये विटामिन सी जो होता है इसे स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसमें जो होता है स्कर्वी रोग हो सकता है विटामिन सी का, ठीक ना। ये देखिएगा, इसे विटामिन 6 पूछे, विटामिन से, विटामिन 7 तो बायोटीन होता है और पैराडॉक्सिन होता है विटामिन B6, एंथोनिक अम्ल होता है विटामिन B5। चलिए इस तरीके से इसके आंसर क्या हो जाएंगे? आपका विटामिन B12 हो जाता है। विटामिन B1 को कहा जाता है थायमीन और राइबोफ्लाविन बोला जाता है विटामिन B12 को, और आपको देखिएगा B2 को आपको राइबोफ्लाविन बोला जाता है। इसे भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, आदमी के कंठ के किस भाग को ऑटो उद्गर्ध यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है? एडम्स एप्पल ऑटो के किस भाग को यानी एडम्स एप्पल के नाम से किसे जाना जाता है आपको बताना है। तो एडम्स एप्पल किस नाम से जाना जाता है ये बताइए। इसमें कौन हो जाएगा यहाँ पर? लगाइए, एडम्स एप्पल के नाम से कौन? जो आपका ठुड्डी निकला होता है ना, वो एडम्स एप्पल होता है। ये गर्दन के पास जो ठुड्डी निकला होता है उसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो एडम्स एप्पल को क्या कहा जाएगा ये आपको बताइए। ये थायराइड उपास्थि होता है। एडम्स एप्पल क्या होता है? एक थायराइड उपास्थि होता है, जो कि ये वाला आपको होता है थायराइड उपास्थि, और इसे एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा पर आपका? डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 58, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर है? शावक माने बच्चा होता है, तो सबसे बड़ा जानवर बच्चा पैदा करता है कौन सा? ये आपको नील हवेल पैदा करेगा। नील हवेल स्तनपाई है और सबसे बड़ा जो आपको स्तनीपाई है। सबसे बड़ी स्तनी अगर पूछे अभी, जीवित स्तनी नीली हवेल होती है, समुद्र में मिलती है, और इसका सबसे बड़ा शावक होता है, यानी कि बच्चा इसका बहुत बड़ा होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 59, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने की प्रयुक्त भाषा क्या है? ज्यादातर प्राणियों के वैज्ञानिक नाम जो लिखे जाते हैं प्राचीन काल से ही चलते आ रहे हैं, लैटिन नाम में लिखा जाता है। लैटिन बहुत पुराना भाषा है तो लैटिन नाम में लिखा जाता है। एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाले उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है? उत्पादक में आपको वही आ जाएंगे जो खुद से खाना अपना बनाते हैं, आपको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा खाना बनाते हैं, तो उत्पादक में घास भी आ जाएगा, पादप भी आ जाएगा। ठीक, ये तो आएगा नहीं, ये तो दोनों काम खत्म हो गया। ठीक, आपको एक शाकाहारी में कीट होगा कि खरगोश होगा? तो कीट खरगोश दोनों आपको आ जाता है क्या? कीट खरगोश दोनों आ जाएगा। ठीक, फिर हम देखेंगे कि एक मांसाहारी हाथी नहीं होता है, मांसाहारी बाघ होता है। इस तरीके से इसका आंसर भी हो जाएगा, यानी पादप को खरगोश खाएगा, पादप माने पेड़ पौधों को, खरगोश को बाघ खा जाएगा। तो ये देखिएगा ये कौन हो जाएगा आपको? पादप होगा उत्पादक, और उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएगा? खरगोश। और बाघ जो हो जाता है, ये बाघ कौन सा उपभोक्ता होता है? तृतीय उपभोक्ता होता है, क्योंकि सिर्फ मांसाहारी होता है, बाघ तृतीय उपभोक्ता होता है। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61, जीन शब्द किसने घटा था? जीन शब्द, जीन जो होता है अनुवांशिक की इकाई होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि अनुवांशिक इकाई कौन होता है? जीन होता है। जैसे कि आपको शरीर की इकाई होता है ना, शरीर की आपको क्रियात्मक रचनात्मक इकाई कौन होता है? कोशिका होता है। जैसे कि आपको तंत्रिका तंत्र की आपको क्रियात्मक इकाई कौन होता है? आपको न्यूरॉन होता है। जैसे कि किडनी की तंत्र आपको देखिएगा जो रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन होता है? आपको नेफ्रॉन होता है। उसी तरीका से जो जेनेटिक्स होता है उसका आपको जो इकाई होता है उसे जीन कहा जाता है। और जीन जेनेटिक्स के बारे में पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। जीन शब्द किसने दिया है? जोहानसन ने दिया है। जीन शब्द किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था? जोहानसन को। और आपको देखिए कि जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। 62, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजक उत्तरदायी है? पुरुष में पुरुषत्व के लिए यानी मेल के लिए कौन सा आपको गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? सो मेल जो होता है वो मेल होता है क्योंकि उसके पिता के क्रोमोसोम से पता चलता है, और वो जो होता है XY हो जाता है। लास्ट वाला जो सेक्स हार्मोन होता है वो XY हो जाता है। ऑटोसोम तो 22 सभी में आपको मेल में जो भी होगा, मेल में भी आपको देखिएगा, मेल में ऑटोसोम देखा जाए, ऑटोसोम माने XX होगा, ये 22 जोड़ा होता है, और फीमेल में देखिएगा XY हो जाएगा तो 22 जोड़ा ये भी होता है ऑटोसोम।
आपका ना फीमेल में भी XX होता है, फीमेल में भी पूछे भी XX होता है और मेल में भी XX होता है। लास्ट वाला जो होता है ना, जो आपको बदल देगा, आपका जो है सेक्स बदल देगा, यानी कि मेल या फीमेल हो गए। तो मेल में तो आपको क्या हो जाता है, लास्ट वाला XY हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है लड़का है। अगर वही XX रह गया तो वो पता चल जाता है लड़की है। तो लड़कियों में हमेशा क्या होगा, XX होगा, और लड़कों में XY हो जाता है, लास्ट वाला 23वां जो जोड़ा होता है। आपको देखिएगा टोटल आपको 46 क्रोमोसोम होते हैं, आपको 23 जोड़े होते हैं। और इसमें देखिएगा जो आपको पृथक निर्धारित करेगा, यानी पिता वाला जो मेल होगा वो हो जाएगा XY क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 63, कंप्यूटर के आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर के आईसी चिप जो बने होते हैं अर्धचालक सिलिकॉन के बने होते हैं, और आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चिप होता है, या इंटीग्रेटेड चिप नहीं होकर इंटीग्रेटेड आपको सर्किट होता है। आईसी चिप अगर पूछो वो क्या बनाया जाता है, आईसी चिप बनाया जाता है सिलिकॉन से, लेकिन आईसी का फुल फॉर्म पूछे तो इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट, छोटा छोटा इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं, तो कोई एकदम छोटा छोटा मोबाइल में लगाया रहता है, वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक, चलिए, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल आपको 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 जो होता है, NH1 आप देखिएगा, और साथ में NH2, इसको पहले क्या कहा जाता था, दोनों को मिलाकर GT रोड कहा जाता था। अब तो NH2 को ही ज्यादातर लोग ग्रीन ट्रक रोड या आपको शेरशाह सूरी रोड या GT रोड बोलते हैं, लेकिन दोनों मिलाकर बोला जाता था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 कहां जोड़ता है? दिल्ली को अमृतसर, अंबाला तथा जलंधर, दिल्ली अमृतसर वाया फजलिका, दिल्ली कोलकाता मथुरा तथा वाराणसी। ये आपको कौन हो जाएगा यहां पर, आपको बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, ये जोड़ता था आपका दिल्ली अमृतसर वाया अंबाला और तथा जलंधर, और ये जलंधर तक जाता था। और उसी में देखिएगा फिर दिल्ली से आप देखिएगा कि आपको देखिएगा दिल्ली से क्या होगा, कोलकाता जो होता आ जाता है भाया मथुरा और वाराणसी से, इसे NH2 कहा जाता है। NH2 दिल्ली से कोलकाता तक, जिसके बीच में मथुरा भी पड़ेगा, वाराणसी भी पड़ेगा, सासाराम में भी पड़ेगा, अपना ये सब पड़ता है। और इसी का अग्रभाग जो होता है वो होता है दिल्ली अमृतसर वाया अंबाला तक, वो NH1 होता है। और दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता था, पहले GT रोड कहा जाता था। ठीक, यानी ग्रैंड ट्रक रोड जो शेरशाह सूरी ने बनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH1 ही पूछ रहा है, तो NH1 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब NH2 है ना, उसे NH19 भी के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा, NH2 को NH19 के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से आप देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा एक। चलिए, भारत में सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है उसे NH44 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NH44 कहा जाता है। भारत के सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो कि आपको कन्याकुमारी को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सबसे पहले किस राज्य में पड़ेगी? तो सूरज की किरणें पूरब में पड़ेगी सबसे पहले, और पूर्वी राज्य हमारा भारत का कौन सा सबसे पहले पूर्वी राज्य, आप देखोगे पूर्वी राज्य कौन पड़ेगा यहाँ पर, किबुथु पड़ेगा। और सबसे पश्चिम में कौन पड़ेगा? सबसे पश्चिम में सरक्रिक पड़ेगा। ठीक ना, इस तरीके से दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतराल होता है। तो अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में सबसे पहले सूरज निकलेगी, क्योंकि वो सबसे पूरब में पड़ता है। सबसे पूरब हमारा जो टाइमलाइन है ना, वो यहाँ से पास होता है 82.5 डिग्री से, 82.5 डिग्री से हमारा टाइमलाइन भी पास होता है, इसे भी याद रखिएगा, 82.5 डिग्री से। इस तरीके से आपको अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगेगा भी, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज डूबेगा भी। सबसे बाद में सूरज कहां उगेगा? गुजरात के आपको उगेगा सरक्रिक में, और सबसे बाद में डूबेगा भी। उनके बीच में आपको देखिएगा कितने घंटों का अंतराल होता है, आपको 2 घंटे का अंतराल होता है। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67 देखते हैं। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय इनमें से किसे कहा जाता है, ये बताइए। अशोक द्वितीय समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को या हर्षवर्धन को? तो अशोक द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं कनिष्क। कनिष्क क्यों जाते हैं? क्योंकि कनिष्क भी देखिएगा चौथा बौद्ध संगीति कराते हैं। कनिष्क खुद बौद्ध धर्म का प्रचार करवाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में देखिए लोगों को भेजते हैं, जैसे आपको देखिएगा कि अशोक ने भेजा था। बहुत से ऐसा काम है जो कनिष्क ने अशोक का अनुसरण किया था, इसलिए कनिष्क को क्या कहा जाता है, द्वितीय अशोक का दर्जा दिया गया है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में है? न्यायपालिका हमारे यहाँ क्या है, मजबूत है। मजबूत न्यायपालिका हम लोगों ने कहां से लिया है? यूएसए के साथ लिया है। हम लोगों ने एकहरी न्यायपालिका कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। और हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है ये शीर्ष परिस्थित कौन सा है? हमारे यहाँ न्यायपालिका में शीर्ष परिस्थित है सुप्रीम कोर्ट, और बाकी नीचे जो है आपको लिखिएगा 25 आपको हाईकोर्ट देखने को मिलेगी। अभी 25वां हाईकोर्ट जो बनाया गया था अमरावती आंध्र प्रदेश का सबसे नया हाईकोर्ट था, और उसके बाद देखिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेगा, यह सबऑर्डिनेट कोर्ट मिलेगा। इस तरीके से हायरार्की है, सबसे ऊंचे कौन है? आपको सुप्रीम कोर्ट पर है, सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट यानी आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, पूरी की पूरी न्यायपालिका, पूरी की पूरी न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 50 के तहत। डीपीएसपी के आर्टिकल 50 के तहत ये बताया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक्करण है। आर्टिकल 226 क्या बताता है? आर्टिकल 226 बताता है कि हाईकोर्ट में अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तब जा सकते हैं, 5 रिट जारी करेगा, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल आपको 32 के तहत 5 रिट जारी करेगा।
दैविक स्वतंत्रता का अधिकार जो देता है आर्टिकल 21 देता है, प्राण और दैविक स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो, हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? वरुण, गरुड़, ये सभी जो अभ्यास किए जाते हैं भारत और फ्रांस के बीच में किए जाते हैं। किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में किए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। भारत और नेपाल के बीच में कौन किए जाते हैं आपको बताना है, सूर्य किरण। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में आपको अभ्यास होता है, इसे भी याद रखिएगा। धर्म गार्जियन जो होते हैं वो भारत और जापान के बीच में होते हैं, और सिर्फ युद्ध अभ्यास ही मात्र पूछे तो वो किसके बीच में होते हैं, और यूएसए और आपको भारत के बीच में युद्ध अभ्यास नामक एक आपको युद्ध अभ्यास किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो आपको वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति हो जाएंगे रामचंद्र पौडोल हो जाएंगे, रामचंद्र पौडोल हो जाएंगे आपको वर्तमान में आपको राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री पूछे तो कोहली जी हो जाएंगे, हाँ केपी शर्मा ओली हो जाएंगे। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, केपी शर्मा ओली जो हो जाएंगे प्रधानमंत्री नेपाल का हो जाएंगे, नेपाल। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपूरम कहाँ मनाया जाता है? त्रिशूरपूरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपको बताना है। त्रिशूरपूरम महोत्सव मनाया जाता है केरल में। केरल में क्या मनाया जाता है? त्रिशूरपूरम महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, थाईपुसम कहाँ मनाया जाता है? थाईपुसम मनाया जाता है तमिलनाडु में, से याद रखिएगा। त्रिपुसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ठीक ना। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। और टुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका केरल हो जाएगा आपका त्रिशूरपूरम त्योहार। चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो ये आपको शिकारी देवी जो अभ्यारण्य स्थित है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि क्षेत्र स्थित है। हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा आर्द्रभूमि भी क्षेत्र स्थित है जिसका नाम है रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये हिमाचल प्रदेश में है। भारत के सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा तुम्हारा वेटलैंड जिसे कहा जाता है। रामसन कन्वेंशन के द्वारा 1971 में जो आपको वेटलैंड वाला होता है ना, 2 फरवरी को वेटलैंड डे यानी आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। तो आप देखिएगा पश्चिम बंगाल में पड़ता है आपका सुंदरवन, वो सबसे बड़ा जो होता है डेल्टाई क्षेत्र जो होता है सबसे बड़ा आपको आर्द्रभूमि क्षेत्र पड़ जाता है। सबसे छोटा आपको रेणुका में पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। चर्चित शिकारा देवी अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है, किसकी जन्म पर? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को हर साल देखिएगा, और ये किसके जन्म पर? तो सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि पर। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपको देखिएगा 1939 में करते हैं कांग्रेस से इस्तीफा देकर, और ये कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा? विद्वान का विलोम शब्द आपको बताना है, तो विद्वान का विलोम हो जाएगा मूर्ख। विद्वान का क्या होगा? मूर्ख हो जाएगा, ये याद रखिएगा। विद्वान का फीमेल जो हो जाएगा विदुषी हो जाएगा ना। चलिए तो विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्ख हो जाएगा। त का उच्चारण स्थान क्या होता है? त थ द ध न। त थ द ध न क्या होता है? दांत। त थ द ध न। त थ द ध का उच्चारण स्थान क्या होता है? तवर का होता है दांत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित शब्दों में से, और आपको पता होगा फिर से मैं बता देता हूं कि आपका हिंदी जो होने वाला है, हिंदी का आपका क्लास आज होने वाला है पूरा का पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा 7 बजे। आपको आपके मैडम कराने वाली है हिंदी का क्लास, महा मैराथन चलेगा जिसमें 200 प्लस एमसीक्यू होगा। वहां से 8 क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा एग्जाम में। हर शिफ्ट में देखिएगा वहां से क्वेश्चन मिलेगा, और तरीका आपको बता देंगे किस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। और पता होना चाहिए कि आपको वो एग्जाम निकाल चुकी है, यानी कि वो पिछली बार उनको हमने बोला था कि एग्जाम आप निकालिए तब आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो वो एग्जाम निकाली है। तो एग्जाम निकाली है, फिजिकल भी दी है, तो उनको एक्सपीरियंस है कि आप लोगों के एग्जाम में कैसा आएगा वैसे, ठीक ना। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आप रखा जाता है? भाव प्रकट करता है। भाववाचक संज्ञा क्या करता है? भाव प्रकट करता है। सच्चाई जो होता है भाव होगा। संज्ञा में 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं, जिसमें भाववाचक जो संज्ञा होता है ये सच्चाई जो होता है, झूठ होगा, बेईमानी होगा, ईमानदारी होगा, ये सभी के सभी क्या प्रकट कर रहा है? भाव प्रकट कर रहा है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। 77 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चय सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में आप देखिएगा कि कौन सा आपको हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम यह देखिए ये निश्चय दे रहा है, ये जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे पीछे खाई मतलब मुहावरे में रिक्त स्थान क्या है? आगे कुआं पीछे खाई, यही ना होता है। आगे कुआं होता है, आगे कुइया होगा या कुआं होगा और पीछे खाई होगा, यही आपको होता है। यानी जाए तो जाए, आगे कुइया है पीछे खाई है, ठीक। यानी आपको किसमें फंस कर रह गए? असमंजस में रह गए कि आगे जाए कि पीछे जाए। सत्यकर्म का संधि विच्छेद क्या होता है? सत्यकर्म का संधि विच्छेद बताइए। सत्य धन कर्म होता है, क्या होगा? सत्य धन कर्म होगा। सत्यकर्म का क्या होगा? सत्यकर्म होगा। सत्य धन कर्म, सत्यकर्म हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए गद्यांश है, और गद्यांश पढ़ना है और बताना है कि क्या आपको सही होगा क्या गलत होगा। चलिए गद्यांश की सहायता से 80, 81, 82 का उत्तर दीजिए। हम लोग देखते हैं गद्यांश मैंने पढ़कर इसी में दिया रहता है आपका आंसर। देखिए मैं आपको गद्यांश पढ़ने का एक आपको वीडियो जारी करूंगा, लेकिन यही आपको एक चीज और बता देता हूं। गद्यांश पढ़ने से
पहले उसका क्वेश्चन पढ़ा कीजिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पढ़िए। मैं आपको यहाँ पर देखिए पहली बार मैं भी ये गधांश देख रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन सबसे पहले मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान ने सबसे अधिक क्या दिया है। ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए विज्ञान ने सबसे अधिक क्या दिया है, यह सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर दिया है मनुष्य किस पर अधिक निर्भर होता है, दूसरा दिया है, यहाँ पर ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरा दिया है, क्या दिया है कि गद्यांश में किस प्रकार की प्रगति का उल्लेख है, तो गद्यांश में किस प्रकार का प्रगति का उल्लेख है ये क्वेश्चन दिया है। फिर देखिएगा मनुष्य किस प्रकार अधिक निर्भर हो गया है, किस पर अधिक निर्भर हो गया ये दिया हुआ है। विज्ञान ने सबसे अधिक क्या दिया है, तो विज्ञान ने सबसे अधिक क्या दिया है, या जो भी क्वेश्चन होगा आपके जैसे ही गद्यांश आप पढ़िएगा वो दिमाग में आएगा। विज्ञान ने मनुष्य को जीवन को सुविधाजनक बनाया है। परिवहन, संचार, चिकित्सा, शिक्षा हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। किसका प्रगति हुई है, ये हर क्षेत्र में। परंतु इन सुविधाओं ने मनुष्य ने आपको आलसी और यंत्र निर्भर बना दिया। क्या बना दिया है, मनुष्य को आलसी और यंत्र निर्भर यानी मशीन पर। अब मनुष्य कम मेहनत करना चाहता है और तकनीक पर अधिक निर्भर रहना चाहता है। मेहनत क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, तकनीक पर अधिक आत्मनिर्भर होना चाह रहा है। चलिए तो आप देखेंगे विज्ञान ने सबसे अधिक क्या दिया है, पैसा दिया, शक्ति दिया, सुविधा दिया, समस्या दिया है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए लगाइए क्वेश्चन नंबर 80। अब गद्यांश पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या दिया, सुविधा दिया है। आलसी आपको बता दिया है, सुविधाजनक बनाया। क्या बना है, सुविधा दिया है। और सुविधा इतना दे दिया है कि आप लोग आलसी बन चुके हैं। तो विज्ञान ने क्या दिया है, सुविधा दिया है। क्या दिया है, विज्ञान ने सुविधा दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आप पढ़े रहेंगे पहले से क्वेश्चन तो आपको आंसर मिला लीजिएगा। मनुष्य किस पर अधिक निर्भर हो गया है, प्रकृति पर, तकनीक पर, शिक्षा पर, परिवार पर। सौरभ सिंसर जी 78 का पहाड़ होगा। क्या 78 में पहाड़ होगा, पहाड़ नहीं, पहाड़ थोड़े ना होता है, पीछे पहाड़ नहीं होगा रे, पीछे कुकुर होगा। आगे कुआं पीछे कुकुर, आकर बीच में फंस गया तू। ठीक, दंत होता है, दंत बोल के देखो, कटता है। टा था धा धा टा ठा डा डा, देखो चा जगह तालू होगा, चा देखो जीभ जो होता है ऊपर जाकर टच करेगा, चा छा जा झा आगे टच करेगा। अच्छा टाठा दादा होगा और मुड़ कर ऊपर टच करेगा, मूर्धन हो जाता है। टाठा डाडा टा ठा डा, ता 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 का दांत होगा, दांत होगा। पापा बाबा ओठ होगा, पा फा बा भा। कका का होगा, कंठ होगा, कका का कंठ होगा, कवर्ग कंठ हो जाता है। ठीक, इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए, बेसिक चीज है, ये नहीं पता है आपको। मनुष्य किस पर अधिक निर्भर हो गया, तकनीक पर, शिक्षा पर, परिवार पर। तो किस पर निर्भर हुआ है भाई, तो तकनीक का, यानी कि मशीन पर निर्भर हो गया, तकनीक पर निर्भर हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, गद्यांश में किस प्रकार का प्रगति का उल्लेख दिया गया, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक या वैज्ञानिक। तो किस प्रकार के प्रगति, यानी कि हमारा जो समाज किस प्रकार का प्रगति किया है, आपको वैज्ञानिक प्रगति किया है। मोबाइल, लैपटॉप ये सब आया है, और दिन भर मोबाइल दुनिया में आप लोग खोए रहते हो, दिन भर देखोगे मशीनी दुनिया में खोए रहोगे। क्वेश्चन नंबर 83, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी गिवन वर्ड वेव माने छोड़ाना होता है। क्या होना है, वेव ऑफ, वेव ऑफ मतलब क्या होता है, छूट देना होता है। ठीक, तो इसका आपको क्या होता है, गिव अप। टू गिव अप मतलब छोड़ देना, वेव अप मतलब छोड़ देना, ये दोनों का दोनों आपको होता है। वेव मने छोड़ देना होता है, गिव अप मने भी छोड़ देना होता है। इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। दी टॉट हिम टू बी बिहेव प्रॉपर्ली। ये बोल रहा है कि डी टॉट, वो पढ़ा रहा है कि तुम क्या करो, हाउ टू बिहेव प्रॉपर्ली करो, कैसा बिहेव सही करना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, डी टॉट हिम हाउ टू बिहेव प्रॉपर्ली। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर सी हो, डी हो जाएगा, डी। 85, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट फ्लोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑपोजिशन गिवन बिलो। योर लवलिंग दिली, योर्स लवलिंग इज रिटन इन। तो लवली पूछे, प्यार से बोले, जो भी ये चीज होता है, यानी जिसमें लव, प्यार ये सब आता है, वो किस प्रकार के आपका लेटर होता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है। यानी जिसमें आपका जो है लविंग का प्रयोग करे, फ्रेंडली का प्रयोग करे, ये सभी जो प्यार वाला होता है, ये कौन सा होता है, ये ओनली आपको इनफॉर्मल होता है और फ्रेंडली लेटर होता है, जिसमें इसका प्रयोग हम तुम्हारे प्यारे, हम तुम्हारे दुलारे, हम तुम्हारे प्रिय, ये जितना आप लिखते हो ना लेटर में, ये कौन सा होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर ऑफिस में लिखा जाता है। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। जैसे आपको ये शब्द कहां लिखोगे, अपने गर्लफ्रेंड को लिख सकते हो, अपने वाइफ को लिख सकते हो, अपने पिताजी को लिख सकते हो, अपने भाई को लिख सकते हो। तो इसे इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। फॉर्मल लेटर कैसे लिखोगे, सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया, आपसे विनती है कि मेरा जो पेंसिल जो है एक बगल वाले लड़के ने चुरा लिया था, तो कृपया कर कर पूरी क्लास के बैग चेक किया जाए। आपसे अनुरोध है, आपसे आशा करते हैं कि आप ऐसा मतलब दोगे, कुछ आज्ञा दोगे, जिससे सभी के सभी लड़कों का बैग चेक होगा और हमें आत्मसंतुष्टि मिलेगा। आपका भिखारी छात्र फलना फलना फलना। ठीक, ओ भिखारी बने आपका बात मानने वाला छात्र।
ठीक ना। तो ये देखिएगा, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 86। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग। ये पैसिव बताना है। सेंटेंस, सेंटेंस दिया है, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, यानी वन शुड कीप्स वन प्रोमिस, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? चलिए ये बताइए, इसका पैसिव वॉइस होगा प्रोमिसेस शुड बी कीप्ड। प्रोमिसेस शुड बी कीप्ड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। क्वेश्चन 87, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आंसर। एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसमें? सोहन सेड दैट इट इज बेटर टू इन द प्रेजेंट। सोहन सेड दैट कह रहा है इट इज बेटर टू लिव, क्या होगा? लिव होगा यहाँ पर, इन द प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 88, चूज द वर्ड जो है फ्रेगुलिटी का आपको बताना है, यानी समानार्थक बताना है। फ्रेगुलिटी का समानार्थक क्या होगा? फ्रेगुलिटी का समानार्थक होता है इकोनॉमिक, यानी आपको मतलब बढ़िया तरीके से अगर आपका स्थिति ठीक है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेगुलिटी का आपको जो समानांतर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका इकोनॉमी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। एस 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 ए एस एस आई एस ए आई सॉरी एएसआई पुरातत्विक को कहा बौद्ध स्थल पर 2000 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? सॉरी 1200 है, 2000 नहीं। तो देखिए एएसआई जो होता है, पुरातत्व जो खोज करते हैं एएसआई, ये जो होता है आपको इंडियन होते हैं एएसआई जो होते हैं, या पुरातत्वविदों को कहां पर? बौद्ध स्थल पर 1200 पुराना साल का जो मठ मिला है, यानी 1200 साल पुराना मठ कहां पर मिला है? ये मिला है रत्नागिरी में। रत्नागिरी को उड़ीसा में मिला है। कहां मिला है? उड़ीसा में। ये करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। चलिए रत्नागिरी को उड़ीसा मिला है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 90। ग्लास ब्रिज कहां है भैया? बिहार में ग्लास ब्रिज कहां है? तो बिहार में ग्लास ब्रिज जिसमें आपको बुकिंग कराना पड़ता है, घूमने आप लोग जाते हो, ये राजगीर में है। राजगीर में क्या है? ग्लास ब्रिज आपको देखने जाते हो राजगीर। चलो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 91। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय कहां पर है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय कहां पर है? यानी अंबेडकर विश्वविद्यालय बिहार में कहां पड़ेगा? तो यही आपको मुजफ्फरपुर में पड़ेगा, जहां की लीची फेमस है मुजफ्फरपुर का, वहीं पर आपको भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पड़ेगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं 92। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा है? तो यूनानी यात्री मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और इन्होंने पुस्तिका लिखा था इंडिका, और इंडिका में इन्होंने पोलीब्रथा कहा था। क्या बोला था? पटना को पोलीब्रथा कहा था। और पटना में 80 खंभों वाला चंद्रगुप्त मौर्य के जो आपको पटना में देखिएगा मिला हुआ है, आपको महल मिला हुआ है, इसी के पुस्तक पर आपको पढ़कर मिला हुआ है। ठीक इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोलीब्रथा हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की स्थापना कब हुआ था? बीपीएससी का स्थापना जो होता है ये कब होता है? 1 अप्रैल 1949 को बीपीएससी का स्थापना हुआ था। सबसे पहले बीपीएससी जो होता है ये कहां रहता है? आपको झारखंड में। फिर इसे 1951 के समय में देखिएगा बिहार में लाया जाता है। चलिए झारखंड में, इसका रांची में जो हुआ था, ऑफिस हुआ करता, पहले स्थापना हुआ करता था। तो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन हो जाएंगे? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जो हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। 1913 में इनका पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। 1913 में सबसे पहले गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको मिला था। विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 1930 में मिला था विज्ञान के क्षेत्र में, सीवी रमन को मिला था। इसे भी याद रखिएगा। महिला जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 के करीब आपको देखिएगा नोबेल पुरस्कार मिला था, नहीं इनको, महिला मदर टेरेसा को मिला था भारत में। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ए हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 95। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु का नाम बताना है। ऑस्ट्रेलिया को किसे कहा जाता है? कंगारू का देश कहा जाता है। तो राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? कंगारू। हम लोग का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। इसे भी याद रखिएगा, पैंथेरा टिग्रिस, बाघ। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7-11 हो जाता है। तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा? आंसर बता देते हैं, नुनवा आप लोग बना लेना। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7-5 है, प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो 7-11 हो जाता है। वो संख्या क्या हो जाएगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वो संख्या क्या हो जाएगा? वो संख्या 12 हो जाएगा। वो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा? यानी अंतर पूछ रहा है तो अंतर 12 हो जाएगा। संख्याओं का अंतर बताइए। 5 संख्याओं के पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के दुगनी है। यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है तो 5वीं संख्या घटाना है, तो 5वीं संख्या क्या हो जाएगा? 5वीं संख्या 15 हो जाएगा। इस तरीके से सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 का कह रहा है कि दे रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान में इतना माप वाला एक आयताकार टैंक है। यदि शेष भाग का क्षेत्रफल इतना है तो मैदान का त्रिज्या क्या होगी? शेष भाग का क्षेत्रफल भी दे दिया है और आपको आयताकार टैंक का भी क्षेत्रफल दे दिया है, तो दोनों को आपको जोड़कर निकाल लेना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो वृत्त का आपका एरिया निकल कर आ जाएगा। तो दोनों जोड़ आपको 98 के आंसर बताइए। 98 के आंसर क्या होगा? त्रिज्या 108 निकल कर आ जाएगा। इसका बनाइएगा लोग, आप लोग इसका आंसर 108। मैं मैथ बनाने लगूं तो काफी आधा घंटा इसी में चला जाएगा। ठीक 99 देख लीजिए। 99 क्या होगा? 99 पूछ रहा है कि सुभाष संतोष के उतना ही छोटा है जितना वो अशोक के बड़ा है। यदि संतोष और अशोक की उम्र का योग 48 है तो सुभाष की उम्र क्या होगा? तो सुभाष की उम्र बताना है। इसमें से सुभाष की उम्र हो जाएगा 24 साल। कितना हो जाएगा? 24 साल। और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100। 80 किलो के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध और पानी के अनुपात में 2-3 बनाने के लिए कितना आपको पानी मिलाया जाएगा? तो मिलाया जाएगा यहाँ पर आपको 40 लीटर। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 40। चलो
देखो मैथ बनाने के लिए सारा मैथ बना दूं, लेकिन एक मैथ बनाने में समझो कि ये तुम लोगों को समझाने के लिए तो फिर दूसरा आपको होगा। गुरु जी आपको कभी भाभी जी लव लेटर दी है कि नहीं 1 जनवरी में? अरे बुड़बक, भाभी जी हमरा कहे लव लेटर देगी, भैया के देगी, चुट्टा कहीं का। भाभी जी हमरा कहे लव लेटर देगी रे, मारम तबड़ाक से तो तुर मुंह बन जाई। भाभी जी लव लेटर देगी, अरे भाभी लव लेटर देती होगी, हमारी भाभी तो मारती है छिलनी से। चल बुड़बक सब, चलो पढ़ाई करो निरंतर, भाई भौजाई साली के चक्कर में ना रहो, बर्बाद हो जाओगे। पढ़ाई करो और रिवीजन करो बराबर। आज थोड़ा आवाज मेरा दब गया है, इसलिए देखिएगा रात के जो क्लास होगा आपका तेरी यादें की जगह पर आपको इसलिए हिंदी मैराथन रखा गया है कि हिंदी पूरा खत्म हो जाए, 7 बजे से स्टार्ट होगा और देखो कब तक जाता है हिंदी मैराथन, ठीक ना। बोलते बोलते थोड़ा आवाज फंस गया है। अरे डरो मत, एग्जाम में आराम से क्वेश्चन बना कर आओगे। बहुत डर लग रहा है, डर काहे लगा, सांप उप काट देगा का। चलिए रिवीजन करते रहो। एक शायरी तो बोल दीजिए। शायरी बोलता हूं मैं, एक शायरी बोलता हूं कि जब भी तुमको देखता था, जब भी तुमको देखता था, बस दिल में यही ख्याल आता था कि कब क्लास बंद कर कर तुम्हारा चेहरा दरकिनार करूं। चलो बात खत्म, ये तुम्हारे लिए शायरी था। और मिलते हैं फिर, अपना ध्यान रखिएगा और निरंतर तैयारी करते रहिएगा, बराबर रिवीजन करते रहिएगा। सेट मस्त था, क्वेश्चन सेट आपको एग्जाम में मिलेगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, उसे सही करना है, 60 के ऊपर स्कोर करना है। चलिए मिलते हैं फिर, कमेंट में लास्ट में अपना स्कोर लिख लीजिएगा, मैं बाद में देख लेता हूं। तब तक बाय बाय, जय हिंद।